हेलो फ्रेंड्स, इस फाइल के अंदर अपन देखेंगे राजस्थान में कृषक आंदोलन के संबंध में चार चीजें महत्वपूर्ण जो है। चार चीजें महत्वपूर्ण क्या क्या है। सबसे पहले तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसको अपन इंट्रोडक्शन के रूप में भी ले सकते हैं। दूसरी चीज अपन देखेंगे कारण क्या थे, कॉजेज क्या थे। नेक्स्ट तीसरी चीज अपन देखेंगे विशेषताएं, फीचर्स क्या थे कृषक आंदोलन की। और उसके बाद अपन लास्ट में देखेंगे कि इनका इंपॉर्टेंस, इनका महत्व क्या निकला कृषक आंदोलन का। ओके, तो इंट्रोडक्शन के रूप में जो सबसे पहले जो चीज है, इंट्रोडक्शन के रूप में अपन सबसे पहले देखते हैं क्या चीज कि राजस्थान में किसान आंदोलन का उद्गम जो है ना, यहाँ के मध्यकालीन ढांचे के अंदर देखा जा सकता है। वो क्या चीज थी, मध्यकालीन राजस्थान में भूमि जो है वो दो प्रकार की हुआ करती थी। ठीक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, चाहे प्रशासन कह लो चाहे अर्थव्यवस्था कह लो, इसका मध्यकालीन राजस्थान का बेसिक स्ट्रक्चर, मिडिवल राजस्थान का। ठीक है, तो जो दो प्रकार की भूमि थी कौन कौन सी होती थी, पहली खालसा भूमि और दूसरी जागीर भूमि, खालसा एंड जागीर। अब इनमें अपन डिफरेंस देखते हैं क्या था। ये आ जाओ, डिफरेंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। खालसा भूमि क्या भूमि होती थी, जो सीधी शासक के नियंत्रण के अंदर होती थी, नियंत्रण में होती थी, शासक के नियंत्रण में जो सीधी होती थी उसको अपन खालसा भूमि बोलते थे। ठीक है, शासक से मतलब यहाँ आप चाहे राजा कह सकते हो चाहे महाराणा कह सकते हो। तो जो राजा के अंडर में डायरेक्ट भूमि होती थी उसको खालसा भूमि बोलते थे। और जो भूमि सामंतों के नियंत्रण में थी वह जागीरी भूमि कहलाती थी। सामंत सामंत कह लो चाहे जागीरदार कह लो, चीज एक ही है। ठीक है ना, सामंत के जो नियंत्रण में थी भूमि उसको अपन जागीरी भूमि बोलते थे। ठीक है, और जो शासक के कंट्रोल में थी डायरेक्ट, उसको अपन जो शासक के कंट्रोल में थी डायरेक्ट उसको अपन खालसा भूमि बोलते थे। समझ गए। और ये जो जागीरी भूमि थी ना, इसी को दिल्ली सल्तनत के काल में अपन इसको इक्ता बोलते थे, इक्ता। ठीक है ना, ये चीज थी। ठीक है, तो जो शासक के कंट्रोल में वो खालसा और जो जागीरदार के कंट्रोल में वो जागीर। अब ये जो सामंत सामंत कौन होता था, सामंत मतलब जैसे ये ढांचा अपन जैसे देखते हैं, राजा, राजा के नीचे होते थे सामंत, जिनको जागीरदार भी बोलते थे अपन सामंत, और सामंत के नीचे होते थे किसान। तो ये ढांचा अपन बेसिक एक जानते ही हैं, राजा, राजा के कंट्रोल में सामंत और सामंत के कंट्रोल में किसान। ठीक है, तो जो भूमि डायरेक्ट राजा के अंडर में वो खालसा और जो जागीरदार के अंडर में वो जागीर। जैसे मान लो ये पूरा मेवाड़ है कि नहीं है, तो ये हिस्सा जैसे मान लो पूरा, ये जो हिस्सा है पूरा, ये हिस्सा ये पूरा डायरेक्ट शासक के अंडर में है, तो ये तो होगी खालसा भूमि। ये जो शेष हिस्सा है, ठीक है, जिसको मैं ब्लैक कलर में कर रहा हूं, ये शेष हिस्सा, ठीक है, ये जागीरदार के अंडर में, और इसको अपन बोलते थे जागीर। है ना, जागीरदार के अंडर में होते थे, उसको जागीर बोलते थे। और खालसा भूमि डायरेक्ट राजा के अंडर में होती थी। ये एक बेसिक डिफरेंस अपन को पता होना चाहिए। फिर अपन डिफरेंस में जो आगे बिंदु देखते हैं वो क्या चीज है कि राजस्थान की कुल भूमि का 40% जो था वो खालसा भूमि के अंडर में था, और जो जागीर क्षेत्र के अंडर में था वो 60 था। तो जागीर क्षेत्र के अंदर जाता था कंपेरेटिवली। फिर ये खालसा भूमि जो है मुख्यतः अपन को पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिलती है, जैसे अलवर, कोटा और बूंदी के अंदर। और जागीर भूमि जो है मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है, जैसे मारवाड़, मेवाड़ के अंदर, मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर उसमें, और मेवाड़ अपने उदयपुर। ठीक है, खालसा भूमि के अंदर सर्वोच्च सत्ता कौन होती थी, महाराणा, महाराणा या राजा। भाई महाराणा या मेवाड़ के संदर्भ में लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे। और जागीर के अंदर क्या होता था, सामंत अपने जागीर क्षेत्र का आंतरिक प्रशासन में सर्वोच्च होता था, तथा जागीर में वह कार्यकारिणी, प्रशासनिक, पुलिस और न्यायिक अधिकारियों का उपयोग करता था, उपभोग करता था। कार्यकारिणी का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, मतलब फैसले लेने के, लगान बढ़ाना है घटाना है, इसमें सर्वोच्च हुआ करता था। प्रशासनिक का मतलब किसको क्या व्यवस्था रखनी है, ये पुलिस आय पूरा दंडाधिकारी की शक्ति है इसके पास, और न्यायिक। ठीक है ना, ये था। देखो यहाँ चाहिए आंतरिक प्रशासन। आंतरिक का मतलब होता है कि जागीर के अंदर अंदर का जो क्षेत्र है, जागीर के अंदर अंदर के क्षेत्रफल में जो कार्यकारिणी, प्रशासनिक और पुलिस न्यायिक अधिकारियों के संबंध में जो भी बातें हैं वो है आंतरिक। और बाह्य मतलब जागीर पे, जैसे जागीर को किसी दूसरे राज्य पे आक्रमण करना है तो वो बाह्य, तो वो तो राजा ही देखता था मेन ये। ठीक है ना, ये चीजें तो आंतरिक प्रशासन में हेड हुआ करता था जागीरदार। फिर नेक्स्ट अपन डिफरेंस क्या देखते हैं, ये भूमि बंदोबस्त वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिंदु अपन को समझना ढंग से। ये बिंदु ये बोलता है कि खालसा भूमि के अंदर भूमि बंदोबस्त हो रखे थे। ठीक है ना, 20वीं शताब्दी के आरंभ तक खालसा भूमि के अंदर भूमि बंदोबस्त हो चुके थे। ठीक है ना, और किसानों द्वारा दिए जाने वाला लगान निश्चित होता था। भूमि बंदोबस्त का मतलब क्या होता था कि इस खालसा भूमि में जो किसान होते थे उनको पट्टे जारी कर दिए जाते थे। पट्टे पे ये होता था कि भाई तुम्हारे पास इतनी भूमि है टोटल, ठीक है, और तुमको जो लगान देना है वो इतना देना है तुमको। तो भूमि की मात्रा निश्चित होती थी, किसान के पास कितनी है,
और लगान की मात्रा निश्चित होती थी। तो स्टेट राजा को भी पता होता था कि भाई कितना राजस्व आएगा, और दूसरी तरफ किसान को भी पता होता था मेरे को कितना चुकाना है। तो एक सामंजस्य की स्थिति रहती थी और इतने असंतोष उत्पन्न नहीं होता था खालसा भूमि के किसानों में। जबकि जागीर के अंदर ये चीज अनिश्चित थी। जागीरदार चूंकि सर्वोच्च था अपने आंतरिक प्रशासन में, तो जब जाए जब लगान की मात्रा बढ़ा दी। ऐसे लगान तो लगान, और लाग बाग जो भी अपन आगे पढ़ेंगे, मनचाह जब लाग कोई भी लाग लगा दी, मनचाह जब बेकार के लिए उनको फोर्स लेबर जो होती थी बेकार विष्टि, उसके लिए बुला लिया उनको। ऐसे ठीक है ना। तो जागीरदारी क्षेत्रों की एक बहुत बड़ी मांग थी कि इनके अंदर भी भूमि बंदोबस्त किए जाएं जैसे खालसा भूमि में थे, और यही मांग इनकी मानी जाएगी जब अपन पढ़ेंगे 1927 के अंदर अपन जब आएगा ट्रेंच आयोग, जीसी ट्रेंच बिजोलिया के अंदर, तो वो यही मांग पूरी करेगा, भूमि बंदोबस्त करेगा बिजोलिया के अंदर। ठीक है, ये ऐसे ये चीज है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस अपन जैसे देखते हैं कि ऐसा नहीं कि खालसा क्षेत्र के किसानों को कोई शिकायत नहीं थी या कोई शोषण नहीं था उनका, शोषण तो उनका भी था, लेकिन उनके शोषण का कारण सबसे बड़े थे महाजन। महाजन मतलब सूदखोर, जिसको अपन दूसरी भाषा में जानते हैं सूदखोर, जो पैसे ब्याज पे उधार देता है वो। ठीक है, खालसा क्षेत्र में किसानों की स्थिति अन्य कारण से खराब थी। अन्य कारण क्या थे? महाजन। वे महाजनों के फंदों में फंसते जा रहे थे। इसको अपन बोलते थे सूद प्रथा या साध प्रथा, एक ही चीज है। फिर भी उनका वैसा शोषण नहीं हो रहा था जैसा कि जागीर क्षेत्र में किसानों का हो रहा था। ये सूदखोर क्या होते थे? बस ब्याज पे पैसा देते थे और ब्याज ही वसूलते रहते थे किसान से जिंदगी भर, कैलकुलेशन में फेरबदल करके। तो किसान बेचारा अपने उस ब्याज के चंगुल से ही नहीं निकल पाता था, मूल तो चुकने की बहुत दूर की बात थी। तो ऐसे करके किसान क्या है, जो ट्रिपल बर्डन, एक त्रिस्तरीय भार के अंदर वो दब गया था किसान। ये तीन कौन थे जिनके बर्डन में किसान था? सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी है, ईआईसी कर लेना इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा राजा है, और तीसरा ये मनी लेंडर, ये सूदखोर है। ठीक है, फिर क्या, खालसा क्षेत्र के किसान जागीरी क्षेत्र के किसानों से दो प्रकार से सुखी थे। क्या? इनकी लगान की मात्रा निश्चित थी, क्योंकि इनसे क्या हो चुके थे, भूमि बंदोबस्त हो चुके थे, और लाग बाग से अपेक्षाकृत ये मुक्त थे। लाग बाग क्या है, कैसे हैं, ये सब अभी आगे आएंगी। ठीक है, तो किसान खालसा भूमि के इस प्रकार दो कारणों से सुखी थे। जबकि जागीरी क्षेत्र में अपन क्या देखते हैं, जागीरी क्षेत्र के किसान खालसा क्षेत्र के किसानों से अधिक, जागीरी क्षेत्र के किसान खालसा क्षेत्र के किसानों को अधिक भाग्यशाली समझते थे, मतलब ये ज्यादा भाग्यशाली थे, और खालसा क्षेत्र की भांति जागीरों में भूमि बंदोबस्त करवाना चाहते थे। क्यों करवाना चाहते थे? मैंने बताया था, क्योंकि लगान की मात्रा निश्चित होती थी भूमि बंदोबस्त। जागीरी क्षेत्र के किसान जो थे वो भी ट्रिपल बर्डन के अंदर थे, ट्रिपल बर्डन, लेकिन यहाँ किसका था? एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा राजा, और तीसरा जागीरदार। ठीक है, तो खालसा भूमि के अंदर तो शोषण करने वाले की मेन कड़ी मनी लेंडर, सूदखोर या महाजन, और जागीरदार। जागीर क्षेत्र में सबसे बड़ा शोषण का कारण जागीर। जागीर क्षेत्र में किसानों की दयनीय दशा तीन कारणों से थी। क्या? जागीरदारों को लगान बढ़ाने का पूरा अधिकार था भैया। जब ये अपने आंतरिक प्रशासन के अंदर सर्वोच्च सत्ता था, तो मनचाहे जो चीज कर सकता था। लाग बाग, जो कि यहाँ अपन देखते हैं कि खालसा भूमि में तो ऑलमोस्ट नगण्य थी। और तीसरा महाराणा की निष्क्रियता, मतलब महाराणा को कुछ भी लेना देना नहीं होता था जागीर क्षेत्र के अंदर क्या चल रहा है, मस्त रहता था महाराणा तो, क्योंकि जागीरदार को सर्वोच्च सत्ता सौंप रखी थी इसलिए। ठीक है ना, ये चीज है। फिर जो नेक्स्ट डिफरेंस अपन देखते हैं दोनों के अंदर, वो क्या है? ओके चलो, तो ये तो थी एक डिफरेंस की बात। अब अपन आगे देखते हैं कि क्या चीजें इस व्यवस्था के संबंध में अपन को और क्या क्या चीजें जाननी है। मध्यकालीन व्यवस्था के संबंध में क्या थी कि सामंत जो था ना, सामंत या जागीरदार अपने शासक महाराणा को सैनिक सेवा प्रदान करते थे। कि जैसे मान लो मेवाड़ को मारवाड़ के ऊपर आक्रमण करना है, तो मेवाड़ के पास सेना जरूरी नहीं कि पूरी रहती हो, तो वो किसकी मदद मांगता था? वो अपने जागीरदारों की सेना की मदद लेता था, और फिर वो अपने साथ वाले जो कोई भी था प्रदेश, उस पर वो शासक आक्रमण करता था। ओके, फिर क्या है? युद्धकालीन सैनिक सेवा। युद्धकाल में तो सैनिक सेवा होती है। सैनिक सेवा के अतिरिक्त शांति के समय सामंतों को वर्ष में एक बार निश्चित अवधि के लिए अपनी सेना के साथ शासक की सेवा, शासक मतलब राजा की सेवा, महाराणा की सेवा में उपस्थित रहना पड़ता था, है ना। ये सेवा किस प्रकार की होती थी? सिविल सेवा होती थी। और इस प्रकार की सेवा को क्या बोलते थे? चाकरी बोलते थे। चाकरी कि सैनिक सेवा तो भैया जब दोगे जब भाई जरूरत पड़ेगी आक्रमण की, लेकिन इसके अलावा भी वर्ष में एक बार जागीरदार को अपनी सेना के साथ शासक या महाराणा के पास सामने उपस्थित होना होता था, और जो भी कार्य उसको शासक बताता था वो उसको करना होता था। तो इसको बोलते थे चाकरी। तो
जैसे आपने पढ़ा होगा ना, जैसे अपन आज भी जैसे बोलते हैं नौकरी और चाकरी, कि कोई नौकरी चाकरी कर ले, ये तो जिंदगी नर्क है। तो नौकरी तो क्या होती है, जो सीधे महाराणा की सेवा में होते थे उनको तो नौकर बोलते थे, ठीक है ना। डायरेक्ट जैसे महाराणा ही उनको अपॉइंट किया है वो तो हो गए नौकर। और जो जागीरदार के अंडर में होते थे, लेकिन एक साल में एक बार जागीरदार के कहने पर वो उपस्थित होते थे, जागीरदार के साथ ही उपस्थित होते थे महाराणा के समक्ष, मतलब महाराणा के कहने पर जागीरदार अपने उन सैनिकों के साथ उपस्थित होता था दरबार में, महाराणा के दरबार में, उसको चाकरी बोलते थे ऐसे। तो समझ गए, तो इसलिए आज अपन बोलते हैं नौकरी और चाकरी ऐसे, ठीक है। फिर क्या है, जागीरदार द्वारा अपनी जागीर की वार्षिक आय में से एक निश्चित कर, जिसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, जैसे रेत, छटूंद आदि को राजकोष में जमा करवाना पड़ता था, ठीक है ना। मतलब जैसे 100 रुपये आए जागीर से, ठीक है, तो इन 100 रुपये में से कुछ एक हिस्सा जो आपको राजकोष में जमा कराना होता था उसको अपन बोलते थे रेत या छटूंद। फिर क्या था, नए महाराणा मतलब राजा की ताजपोशी व जागीर में नए सामंत की गद्दी नशीनी पर जागीरदार द्वारा महाराणा को उत्तराधिकार शुल्क, जो हुक्मनामा या तलवार बंधाई आदि कहलाते थे, जमा करवाने पड़ते थे, ठीक है ना। ये क्या होता था, जैसे नया महाराणा बना, जैसे फतेह सिंह की जगह अपन ने देखा भोपाल सिंह आए, तो जो जागीरदार देता था महाराणा को उत्तराधिकार शुल्क, उसको अपन हुक्मनामा बोलते थे। फिर जैसे क्या होता था, जैसे नया जागीरदार बनाया कोई, ठीक है, जैसे अपन ने जैसे देखे थे, अपन देखेंगे भी, जैसे बिजोलिया में जैसे मान लो किशन सिंह के बाद पृथ्वी सिंह आया, तो पृथ्वी सिंह बना ना अगला, ठीक है। तो पृथ्वी सिंह ने महाराणा को कुछ देना पड़ेगा नजराना के रूप में। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि महाराणा ही तो इसको वैधता स्वीकार करेगा इसकी, पृथ्वी सिंह की। तो पृथ्वी सिंह की कमर पे जो महाराणा एक तरह से तलवार बांधते थे, उसके एवज में पृथ्वी सिंह ने महाराणा को जो दिया उसको अपन बोलते थे तलवार बंधाई, तलवार बंधाई, ठीक है ना। तो महाराणा ने जब पृथ्वी सिंह की कमर पे, जागीरदार की कमर पे तलवार बांध दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जागीरदार को वैधता मिल गई, ठीक है ना, कि महाराणा ने एक तरह से उसको तिलक लगा दिया कि जाओ और जागीर पे राज करो ऐसे। तो ये तलवार बंधाई, ठीक है ना। तो महाराणा की ताजपोशी भी महाराणा को देना पड़ता था, और जब नए जागीरदार कोई बनता था जागीर में, तो चूंकि महाराणा उसको एक रिकॉग्निशन देता था उसकी कमर पे तलवार बांध के, तो उसके एवज में जागीरदार को महाराणा को तलवार बंधाई नामक लाग या कर देना पड़ता था। फिर अपन जैसे देखेंगे तलवार बंधाई कैसे तलवार लाग के अंदर परिवर्तित हो गई, ये देखेंगे अपन आगे, ठीक है ना, पृथ्वी सिंह के समय आगे आएगा, ठीक है। अभी तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, बिजोलिया पढ़ेंगे तब सारी चीजें मैं और बताऊंगा, ओके। फिर अपन आगे देखते हैं कि ये जो अपन प्रशासनिक ढांचा देख रहे हैं मध्यकालीन, उसके अंदर भूमि कर की क्या व्यवस्था थी। लैंड रेवेन्यू, भूमि कर। सामंतों की आय का मुख्य स्रोत क्या था, भूमि कर था। जागीरी भूमि में जागीरदार द्वारा भूमि कर वसूलने के लिए मुख्यतः 3 पद्धतियां, ये मेथड्स हैं, ठीक है ना, 3 पद्धतियां प्रचलित थी। कौन कौन सी थी ये 3 पद्धतियां, एक लाटा, दूसरी कुंता और तीसरी बिगोड़ी, ठीक है। मंगोड़ी नहीं है, बिगोड़ी है, बिगोड़ी हासिल या मुक्ता, ठीक है। तो ये लाटा कुंता है, देखो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाटा कुंता, क्योंकि जितने भी किसान आंदोलन है ना उनके कारणों में आएगा ये लाटा कुंटा, लाग 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 बेगार, लाग बाग, है ना, लाग बाग। तो ये अपने को समझना है ढंग से कि लाटा कुंटा क्या थी। लाटा कुंता पद्धतियां थी भू राजस्व निर्धारण की, कि कितना राजस्व लेना है, ये निर्धारण करने के लिए 3 पद्धतियां थी, लाटा, कुंता और बिगोड़ी। लाटा पद्धति क्या थी, देखो लाटा पद्धति क्या थी, इसके तहत क्या था, जैसे मान लो ये, मैं आपको पहले बेसिक समझाता हूँ। जैसे मान लो ये खेत है, ठीक है, खेत के अंदर ये जो फसल है ना, फसल ये बिल्कुल तैयार है कटने के लिए, ठीक है, लाटा के अंदर, ठीक है। लाटा के अंदर क्या था, फसल जो है ये बिल्कुल तैयार है। अब इस तैयार फसल में से आपको भू राजस्व का निर्धारण करना है। और कुंता के अंदर क्या था, कुंता के अंदर भी चीज यही है कि ये खेत है, ठीक है, इसमें फसल है, लेकिन ये फसल जो है ना ये अभी तैयार नहीं है। तो लाटा और कुंता के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस ये था, कुंता के अंदर तो तैयार फसल के ऊपर दिमाग लगाया जाता था भू राजस्व निर्धारण का, और जबकि कुंता के अंदर फसल तैयार नहीं होती थी। मतलब अपन जैसे देखते हैं कई बार, जैसे फसल तैयार नहीं होती, हरी रहती है, जैसे गेहूं जब कटने के लिए तैयार हो जाते हैं तो पीले हो जाते हैं, ठीक है ना, येलोइश, ब्राउनिश, ठीक है ना। लेकिन जैसे इस समय आप जैसे देखोगे जनवरी फरवरी के आसपास खेतों में तो वो हरे रहते हैं। तो फसल कट के जब तैयार, मतलब कटने के लिए तैयार नहीं हुई, उस समय कर का निर्धारण कर रहे हो तो कुंता पद्धति के तहत। और लाटा पद्धति के लिए फसल तैयार हो गई बिल्कुल खेत के अंदर, कटने के लिए तैयार है, फिर वो लाटा पद्धति के तहत उसमें कर निर्धारण होता था,
ठीक है। अब देख लो क्या है, लाटा पत्ती के तहत लगान वसूलने का तरीका यह था कि जब किसान समझता था कि उसकी फसल कटने योग्य हो गई है, मतलब गेहूं पीले रंग के हो गए हैं, गेहूं के उदाहरण में समझा रहा हूं आपको, कटने योग्य हो गई है, तो इसकी सूचना ठिकाने को देता था। ठिकाने का अधिकारी खेत में आकर कर का निर्धारण करता था। लाटा पत्ती के तहत 3 तरीकों से लगान वसूल किया जाता था। ठीक है ना। तो सबसे पहली जो चीज है वो लाटा में समझने वाली तो क्या है, सबसे पहली चीज लाटा में, सबसे पहले लाटा में जो समझने वाली चीज है वो क्या है, ये मैंने आपको खेल बताया था। इसमें फसल जो है ये क्या हो गई, ये तैयार हो गई। अब इसमें 3 तरह से कर का निर्धारण होता था। ये 3 तरीके कौन कौन से थे, ये नीचे देख लो लिखे हुए, ये 3 तरीके ये रहे। 3 तरीके कौन से, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। ठीक है ना, ये खेत है, फसल इसके अंदर तैयार खड़ी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो खेत बटाई। खेत बटाई में क्या होता था, जैसे मान लो इस पूरे खेत में फसल खड़ी हुई है, तो क्या होता था, जो अधिकारी आता था वो देख के बता देता था कि हाँ भाई आपको, कि जैसे इतने टुकड़े का तो लगान, इतने टुकड़े का तो जो उत्पादन है इतने टुकड़े का, वो तो आप भू राजस्व के रूप में दे देना और बाकी का तुम रख लेना, ऐसे। ठीक है। तो ये तो खेत बटाई हो गई कि खेत में कटने के लिए तैयार खड़ी फसल को देखकर, फसल खड़ी हुई है इसमें, है ना, तैयार फसल है, खड़ी हुई है, उसको देखकर ही अंदाजा लगा दिया और उसने बता दिया कि हाँ भाई आपको ऐसे कर का निर्धारण करना है। जैसे देखो ये इमेज देखो, ठीक है, इसमें इमेज देख रहे हो आप, जैसे मान लो जैसे ये खेत है, इस खेत के अंदर ये बिल्कुल फसल तैयार है कटने के लिए। ठीक है। तो क्या किया कि जैसे वो अधिकारी आया, उसने बोल दिया कि भैया इतना हिस्से का जो है ना, ये तो लगान के रूप में दे देना और ये बाकी तुम रख लेना, ऐसे। तो ये कटने के लिए तैयार है, देखो ये, ठीक है ना। और जैसे मैंने कुंता आपको बताया, तो जैसे कुंता आप जैसे देखना चाहोगे कुंता कैसे, तो कुंता ये देखो, जैसे ये है, तो इस समय तैयार नहीं है फसल, देख रहे हो आप, ये जनवरी फरवरी में जैसे इस तरह के होते हैं खेत, तो ये कुंता पत्ती है। तो इसमें जैसे आया जागीरदार या जागीरदार ठिकाने का अधिकारी, उसने बोल दिया कि भैया इतना तुम दोगे लगान या भू राजस्व के रूप में और इतनी बाकी तुम रख लेना, ऐसे। ठीक है, ये चीज थी। फिर आते हैं अपन अपनी फाइल के अंदर, लाटा पत्ती की सबसे पहली पत्ती अपन देख रहे हैं, सॉरी, लाटा में सबसे पहले खेत, लाटा पत्ती के अंदर सबसे पहली पद्धति अपन देख रहे थे खेत पद्धति। तो आगे कटने के लिए तैयार खड़ी फसल में अंदाजा लगा लिया। लंग बटाई में क्या होता था, फसल कटने के बाद परंतु धान निकालने से पूर्व भू राजस्व का निर्धारण, मतलब जो फसल थी तैयार फसल, वो फूलों के रूप में खेत में पड़ी रहती है, उस समय कर का निर्धारण इस पत्ती के द्वारा किया जाता था, लंग बटाई के द्वारा। इसको लंग बटाई बोलते थे। जैसे कैसे, जैसे देखो ये इमेज देख रहे हो आप, ये इमेज जैसे भाई फसल को काट लिया अपन ने, ठीक है, काट के जैसे आप देख रहे हो, जैसे ये फूलों के रूप में जैसे उसको बांध लिया जाता है और फिर ऐसे ही एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। तो फूलों के रूप में जैसे मान लो फूले बांध लिए, तो जैसे फूलों के रूप में पड़ी हुई, तो क्या हुआ, जागीरदार की तरफ से ठिकाने से कोई अधिकारी आया, उसने बोला कि ऐसा करो, इतने फूले तो दे देना भू राजस्व में और इतने फूले तुम खुद रख लो, ऐसे है। तो ये जो होता था फूलों के रूप में, इसको अपन बोलते थे लंक बटाई। ठीक है। खेत बटाई तो तैयार फसल के अंदर, ठीक है, लंक बटाई ऐसे फूलों के अंदर में। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लास्ट होती थी फाइल में अपन जैसे देखते हैं, दैट इज रास बटाई। ये रास बटाई लास्ट जो थी, रास बटाई। ठीक है ना। रास बटाई में क्या होता था, फसल कटने के बाद धान के साफ होकर इकट्ठा होने के पश्चात भू राजस्व का निर्धारण। धान साफ होकर इकट्ठा हो गया, जैसे थ्रेसर से आपने गेहूं निकाल लिए, अब आपको बंटवारा करना है भू राजस्व उसका। तो जैसे ये कैसे दिखाई देगी मैं आपको बताऊं, ये जैसे ये ठीक है ना, यहाँ देखो आप, जैसे ये देखो, ये देखो रहा आप, ये जैसे भाई तैयार है, अनाज निकल गया, बिल्कुल तैयार है, थ्रेशिंग हो गई, तो इसमें उसने बोल दिया कि भैया ऐसा करो, ये इतना तो दे दो भू राजस्व में, इतना दे दो लगान और उसमें तुम खुद रख लो, ये तो दे दो भू राजस्व लगान के रूप में और ये जो स्वयं जो है किसान रख लेगा, ऐसे। ठीक है ना। तो ये थी 3 तरह की पद्धतियां जो अपन ने देखी। ठीक है ना। ये तीनों पद्धतियां अपन ने किसके तहत देखी है, ये तीनों पद्धतियां अपन ने देखी है लाटा पद्धति के तहत। ये समझना है, लाटा पद्धति क्या थी, तैयार फसल के द्वारा लगान निर्धारण होता था। और लाटा पद्धति की 3 सब पद्धतियां थी, खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। खेत बटाई में तैयार जो फसल, खड़ी हुई फसल है, उसमें खड़ी फसल को देख के अंदाजा लगा के ही कर का निर्धारण। लंक बटाई में कटने के बाद परंतु धान निकालने से पहले, मतलब फूलों के रूप में जो फसल पड़ी है उसका बंटवारा। और रास बटाई में धान
जो साफ होकर धान आ जाता था, उस धान या अन्न जो आता था आधा गेहूं से निकल के, उससे को देखकर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। तो ये थी लाटा पद्धति, मतलब अपन ने तैयार फसल के आधार पर खेत बटाई, लंग बटाई और राज बटाई के आधार पर कर का निर्धारण हुआ। कुंता पद्धति में क्या था? कुंता पद्धति में क्या था के तहत लगान वसूल करने का तरीका यह था कि खेत में खड़ी हुई फसल का अनुमान लगाकर, है ना, अनुमान तो आपने खेत बटाई में भी लगाया था, है कि नहीं है, लेकिन इसमें तैयार फसल नहीं थी। फसल के तैयार होने से पूर्व खेत में खड़ी फसल का अनुमान लगाकर लगान निश्चित कर लिया जाता था। इस पद्धति के तहत कर का अनुमान फसल के पकने से पूर्व लगाया जाता था, अर्थात वास्तविक उत्पादन कर निर्धारण का आधार नहीं था। भाई लाटा पद्धति में तो जो उत्पादन हुआ उसी के आधार पे तो आप बांटोगे, लेकिन इसमें तो भाई तैयार ही नहीं हुई फसल। पता चला कि जैसे आज कर गया, आज कुंता कर गया वो खड़ी फसल का, कल ओले पड़ गए तो गए ना काम से, फसल का तो उत्पादन होएगा नहीं, लेकिन आपको तो भी उतना राजस्व चुकाना है। तो ये थी कुंता पद्धति, है ना। फसल तैयार होने से पूर्व उसका अनुमान लगाकर कर का निर्धारण कर लिया जाता था, तो उसको अपन बोलते थे कुंता। भोग क्या होता था? भूमि का जो अनाज के रूप में लिया जाता था उसे भोग कहते थे। तो अभी अपन ने जैसे देखा ही भाई, लाटा में भी तो अनाज के रूप में ले रहे हो, कुंता में भी तो अनाज के रूप में ले रहे हो, तो लाटा पद्धति प्लस कुंता पद्धति के तहत अनाज में लेते थे भाई, नकद तो लेते ही नहीं थे, तो इसको अपन भोग बोलते थे। जो अनाज के रूप में लिया जाए ना, जैसे अपन बोलते हैं काइंड्स के अंदर जो लिया जाए, कैश में जो लिया जाता था वो तो बिगोड़ी होता था, और जो काइंड में लिया जाता था वो भोग, ठीक है। फिर बिगोड़ी क्या होता था? जैसे अपन देख रहे हैं अभी तीसरी प्रथा बिगोड़ी प्रथा थी। बिगोड़ी प्रथा क्या थी? ये देखो, बिगोड़ी बिगोड़ी को अपन जैसे हासिल बोलते हैं, तो भूमि का जो नकद रूप में लिया जाता था उसे बिगोड़ी या हासिल कहते थे। जिस भूमि पर व्यापारिक फसलें पैदा होती थी जैसे अफीम, गन्ना, कपास, तंबाकू आदि, वहां से लगा नकद धातु मुद्रा के रूप में लिया जाता था, ठीक है, नकद जा लेना है, ठीक है। तो व्यापारिक फसलें, कॉमर्शियल क्रॉप्स का जो लैंड रेवेन्यू था वो नकद मतलब मॉनेटरी के अंदर लेते थे अपन, करेंसी के अंदर लेते थे, और उसको अपन बोलते थे बिगोड़ी या हासिल। एक होती थी इजारा प्रथा, मतलब ठेका प्रणाली, कहने का मतलब जागीरदार ने ठेके पे दे दिया किसी व्यक्ति को कि जाओ और तुम भू राजस्व वसूलो और फिर मेरे को जमा करा देना, इतना इतना तुम रख लेना। तो इजारा प्रथा का मतलब था ठेका प्रणाली। फिर एक होता था, एक प्रणाली होती थी गोंती बीज या बीज बराड़। इसमें क्या होता था? बीज की मात्रा के आधार पर लगान वसूल करना, कि जैसे उत्पादन को तो आधार ही नहीं रखा, बीज कितना किसान ले गया था या ले जा रहा है, प्रेजेंट में था या है, कितना बीज ले जा रहा, कितना बीज ले जा रहा था, ठीक है ना, कितना बीज ले जा रहा है या कितना बीज ले गया था, उसके आधार पर कर का निर्धारण कर लेते हैं। उसको अपन बोलते हैं गोंती बीज या बीज बराड़, समझ गए। तो ये लगान वसूलने की पद्धतियां थी, मेथड्स थे, मेथड्स ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। क्या? सबसे पहले लाटा, दूसरा कुंता, और तीसरा आपने बिगोड़ी, ठीक है। लाटा में फिर अपन ने 3 पढ़ी, खेत बटाई, लंग बटाई एंड रास बटाई। खेत के अंदर तैयार फसल का अनुमान लगा के, लंग बटाई में फूलों के रूप में पड़ी फसल का अनुमान लगा के, और रास बटाई में जब अन्न जो निकल गया उसका अनुमान लगा के, ठीक है ना, अन्न के ढेरों में से अनुमान लगा के। कुंता के अंदर जो फसल तैयार होने से पूर्व खेत में जाकर अनुमान लगाना कुंता, और बिगोड़ी क्या था? नगद के रूप में जो लेते थे उसको अपन बिगोड़ी बोलते थे, ठीक है। गोंती या बीज बराड़, बीज के आधार पर कर का राजस्व का निर्धारण, कर या राजस्व का निर्धारण। इजारा प्रथा, ठेका प्रथा, ओके। तो ये अपन ने पढ़ी जो भू राजस्व संबंधी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी मध्यकाल के अंदर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर कॉन्सेप्ट है जो अपन को समझना है वो है लाग बाग का कॉन्सेप्ट, क्योंकि सभी कारणों में आएगा ये, सभी कृषक जो आंदोलन है ना सारे उनके कारणों में ये कारण आएगा लाग बाग। तो इसलिए अपन को समझना है लाग बाग क्या होती है। लाग बाग जैसे ये नाम सब आप समझो, एक तो लाग हो रहा है, तो लाग का तो मतलब है लागते, ठीक है, लाग का शॉर्ट फॉर्म हो गया, और बाग का मतलब है बेकार, ठीक है, बेकार। आगे देखेंगे अपन फोर्स्ड लेबर, ठीक है। लाग और बाग तो मतलब लागते और बेकार। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये लाग क्या होती थी। खालसा व जागीरी क्षेत्र दोनों की क्षेत्रों की विशेषता थी लाग बाग। खालसा व जागीर क्षेत्र से होने वाली आय में वृद्धि के उद्देश्य से वहां की रैयत से अनेक लाग बाग वसूल की जाती थी, ठीक है ना। अगर भू राजस्व कम पड़ता दिखाई देता था या किसी अपने शौक को पूरा करना होता था महाराणा को या जागीरदार को, तो वो लाग बाग लगा देते थे अपनी जनता पे। खालसा भूमि में राजशासक लगा देता था, जागीरी भूमि में जागीरदार लगा देता था, बेचारा मरना तो किसान को ही है। ये लागते क्या होती थी? लागते 2 प्रकार की होती थी, कच्ची लागते और पक्की लागते।
कच्ची लागतें वो होती थी जो जो रैयत से वस्तु के रूप में वसूली जाती थी, काइंड के रूप में। वस्तु कैसे, जैसे भैया या तो आप अनाज दे देना, ठीक है, दूध दे देना, घी दे देना, ऐसे। पक्की लागतें क्या होती थी, जो कैश में वसूली जाती थी। लाग लाग देख रहे हैं अपने, रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू जो कैश में वसूलते थे उसको तो अपन बिगोड़ी बोलते थे, और जो लागत जो अपन कैश में वसूलते थे वो पक्की लागत। और ये लाग बाग जो होती थी ना, ये लागतें, ये भू राजस्व से अलग होती थी। भू राजस्व कम पड़ता दिखाई दिया तो भैया ये एक इमरजेंसी तरीका था अपनी रेवेन्यू बढ़ाने का, समझ रहे हो, ऐसे। इसीलिए तो भाई शोषण का कारण बनी है, ऐसे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि कच्ची लाग के उदाहरण क्या थे। जैसे आप खुद देख के आप पढ़ के समझोगे तो आप ताज्जुब करोगे, यार ये क्या सिस्टम था। सबसे पहले देखो कच्ची लाग क्या, मैं बता ना कि जैसे वस्तु के रूप में, तो क्या थी कच्चे, रक्षाबंधन के अवसर पर राखी को घी, कि भाई रक्षाबंधन है तो जागीरदार या महाराणा ने दे उसको इनाम में घी, उसकी राखी होगी, तो ये राखी होगी। नवरात्रि में देवी पूजा के लिए देवी पूजा के लिए लिया जाने वाला दूध, उसको जाव का दूध बोलते थे, देख लो। वर्षा ऋतु में गायों या भैंसियों के एक दिन के दूध का घी लागतों के रूप में लिया जाता था, शासक के द्वारा या जागीरदार के द्वारा। राजकुमार या सावंत के कुंवर आदि किसी गांव में जाता था तो गांव के सभी आसामियों से नजराना वसूल किया जाता था कि भाई राजकुमार आए हैं। ये आसामी का मतलब होता है भू स्वामी या किसानी, ठीक है ना। ये आसामी मतलब वो किसान होते थे जिनकी स्वयं की भूमि होती थी, ठीक है ना। ये मतलब सारे किसानों की स्वयं की भूमि नहीं होती, कुछ किसान जिसको आज अपन बोलते हैं सीर या सीरी लेके, जिसको अपन बोलते हैं शेयर क्रोपर, वो भी होते हैं शेयर क्रोपर, जो किसी की भूमि पे जाके मजदूर के रूप में काम करते हैं, और कुछ किसान स्वयं की भूमि पे काम करते हैं, ऐसे। तो आसामी जिनके पास स्वयं की भूमि होती थी। फिर देखो कच्ची लाग की और उदाहरण, शासक या सामंत के पुत्र एवं पुत्र की शादी पर भी आसामियों से अलग अलग नामों से लागतें वसूल की जाती थी, ठीक है ना। इन कच्ची लागतों के अतिरिक्त नया वर्ष लगने पर तथा लाटा या कुंता होने पर सभी आसामियों से नजराना लिया जाता था। देख लो आप क्या तरीका है, ऐसे, ठीक है। तो ये शोषण के तरीके थे बस किसानों के। फिर नेक्स्ट अपन कॉन्सेप्ट देखते हैं एक बाघ का। जैसे ये वर्ड आ रहा था लाग बाग, तो लागत देख लिया अपन ने। अब बाघ देख रहे हैं, बाघ का मतलब होता है बेगार। बेगार का मतलब क्या होता था, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति से बगैर मजदूरी दिए काम कराना बेगार कहलाता था, जिसको अपन बोलते हैं फोर्स्ड लेबर, ठीक है ना। ये आज तो ये भारतीय संविधान के तहत ये बैन है फोर्स्ड लेबर, ठीक है ना। लेकिन ये अपने मध्यकालीन राजस्थान की ये एक प्रमुख विशेषता थी, और इसे ही विष्टि बोला गया है, विष्टि, ठीक है ना, विष्टि, ठीक है। तो बेगार, ये बेगार क्या चीज होती थी, गांव के प्रत्येक निवासी को बेगार देनी पड़ती थी, ठीक है। अभी देखो जैसे कैसे होती थी वो, उसका अपन उदाहरण के रूप में आप जैसे देखोगे तो और समझ में आएगा। प्रत्येक गांव में, जैसे उदाहरण नहीं सारे, प्रत्येक गांव में एक चमार रहता था जो सामंत के पशुओं के लिए चारा लाता था, सामंत की हवेली तथा ठिकाने के मकानों को वर्ष में 2 बार लीपता था तथा ठिकाने के घोड़ों के लिए दाना डालता था। तो देखो अब ये, ठीक है ना, मतलब चमार जाति का जो व्यक्ति वो इस तरह से अपनी सेवाएं देता था, पशुओं के लिए चारा लाना, हवेली के ठिकानों के लीवर ठिकाने के जागीरदार के मकानों को लीपना, घोड़ों के लिए दाना डालना, और चमड़े से संबंध में जो काम होता था चमड़े के संदर्भ में, वो सब ये चमार जाति का व्यक्ति करता था। तो और ये एक तरह से फोर्स्ड लेबर होती थी, ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि जितनी मेहनत इसको अपने काम में लग रही उतना मेहनताना इसको मिलेगा, वो सब अगले की मर्जी पर डिपेंड करता था, महाराणा और जागीरदार की कितना इसको मेहनताना मिलेगा। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं बेकार का उदाहरण, ठिकाने में रहने वाले नाई को ठिकाने के कर्मचारियों की मुफ्त हजामत करनी पड़ती थी, ये देख लो। कपड़े धोने, बर्तन मांजने तथा सामंत की मालिश करने का कार्य भी वही करता था। सामंत के यहाँ बारी बारी से एक नाई का परिवार रहता था तथा उनकी औरतें ठकुराइनों को स्नान कराने, मालिश कराने तथा मसाले पीसने का काम करती थी, ठीक है ना। देखो नाई का परिवार रहता था वहां ठिकाने के अंदर और हजामत करता था, ठीक है। और जो ठकुराइन होती थी उनको स्नान करवाती थी महिलाएं, नाई परिवार की महिलाएं, ठकुराइन की मालिश करना और उनके मसाले पीसना, ऐसे। तो अब समझ में आ रही ना आपको बेगार। फिर क्या, बढ़ई जो होते थे, बढ़ई जिसको अपन कारपेंटर बोलते हैं, बढ़ई ठिकाने में लकड़ी के सामान की मरम्मत करता था तथा चारपहिया आदि बनाता था, ठीक है। ये सब बेगार के उदाहरण थे। ढोलियों का सामंत की सवारी के पीछे गाते बजाते चलना था,
ठीक है, आज तो अपन रास्ते के अंदर म्यूजिक चला लिया, पहले म्यूजिक कौन था, ये ढोलिये बजाते थे। ठीक है ना, ये सब बाग के उदाहरण है बेगार के। ठिकाने के जो भील होते थे, सामान ढोने व पत्र वाहक का कार्य करते थे। महाजनों को ठिकाने अथवा राज्य के पदाधिकारियों के दौरे के समय चारपाई बिस्तर बर्तन देने पड़ते थे, महाजन को भी बेगार करनी पड़ती थी। जो कार्य अन्य बेगारी मतलब बेगारी तो कौन हो गए, जैसे अभी अपन ने चमार, नाई, बढ़ई, महाजन, ये भील, ये सब देखे, ये बेगारी। जो कार्य अन्य बेगारी नहीं करते थे वह किसान के जिम्मे पड़ता था, वो काम किसान को करना पड़ता था, जो कार्य और कोई बेगारी नहीं कर पाता था। इस प्रकार सर्वाधिक बेगार किसको देनी पड़ती थी, बेचारे किसान को। फिर क्या, पटेल, पटवारी, कामदार, फौजदार, गांव बलई, चौबेदार, है ना, चौबेदार मतलब छड़ीदार, किलेदार, नाई, डोली, चमार, मेहतर आदि के नाम पर भी लागतें ली जाती थी। ठीक है ना, कि आपको ये काम विशेष करना है तो आपको ये बेगार तो देनी पड़ेगी, उसके साथ में आपके काम जो कर रहे हो उसके जो इनकम हो रही है आपको उस काम से, तो वो लाख के रूप में आपको जमा और करानी है। देखो फिर क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज, ब्राह्मण व राजपूत बेगार से मुक्त थे। ठीक है ना, क्योंकि राजपूत तो शासक हुआ करते थे, जागीरदार हुआ करते थे, और ब्राह्मण चूंकि इनको गाइड करते थे राजपूतों को, इसलिए ये रूलिंग क्लास का ही एक हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तभी जैसे आप जैसे देखोगे आप अल बरूनी जैसे जो है, अल बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया और तारीख हिंद उसने लिखी, तारीख हिंद, तो उसमें वो लिखता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जब कोई राजा मरता था तो किसान बिल्कुल भी आंसू नहीं बहाते थे। ठीक है ना, राजा या ब्राह्मण परिवार में कोई मरता था तो किसान बिल्कुल भी आंसू नहीं बहाते थे। क्यों? क्योंकि ये तो शोषण का यंत्र थे उस समय, समझ रहे हो ये चीज है। फिर क्या देखो, बेगार के प्रादुर्भाव का एक कारण यह भी था कि प्राचीन काल में जब धातु मुद्रा का प्रचलन लगभग नहीं था, गांव में नाई, धोबी, कुम्हार, काती, लोहार आदि को किसान वर्ष में निश्चित अनाज दे देता था और उसकी वर्ष भर सेवा करते थे, मतलब वो ये बेगारी। ठीक है ना, निश्चित अनाज किसान ने दे दिया और ये बेगारी उसकी सेवा करते थे, यहां तक तो ठीक था। ठीक है ना, फिर क्या था, जागीर तथा खालसा क्षेत्र में इन सेवा कर्मियों तथा कारीगरों को कुछ भूमि दे दी जाती थी जिससे कोई लगान या मालगुजारी नहीं ली जाती थी। ये सेवाकर्मी तथा कारीगर उसके बदले अपनी सेवाएं देते थे अथवा आवश्यक वस्तुएं निःशुल्क पहुंचाते थे। ठीक है ना, तो जब तक शोषण नहीं था राजा की तरफ से या जागीरदार की तरफ से, जब तक शोषण नहीं था तब तक ये आराम से काम करते रहते थे, कोई इसमें ऐसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन परेशानी चालू होती है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब 1850 के बाद शोषण होना चालू होता है। ठीक है, लाख बाग के नाम पर। फिर अपन एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जो अपन को मदद करेगा कारणों को समझ में। तो यहां से देखो ये कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 19वीं शताब्दी कैसे, 19वीं शताब्दी का मतलब हो जाएगा जैसे 1800 के शुरू में, फिर 1800 जो 19वीं शताब्दी कैसे मैंने आपको निकालना सिखाया था कि 1801 जो है ना, ये 19वीं शताब्दी का वर्ष कैसे है कि जैसे क्या है, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष, तो 18 गुणा 100, 1800 वर्ष तो जा चुके, और ये 01वां जो वर्ष है ना, ये 19वां जो 100वां साल है, 100वें साल का पहला वर्ष है, तो इसलिए 1801 जो है वो 19वीं शताब्दी का वर्ष है। तो कहने का मतलब इस 18 जो भी यहाँ रहे ना, जैसे मान लो आज अपन जैसे देखते हैं कि जैसे अपन है 2022 है ना, तो 2022 है, तो कौन सी शताब्दी चल रही है, 2022 में कौन सी शताब्दी चल रही है, 20 में एक जोड़ दो, 21वीं शताब्दी चल रही है। निकालना हो तो कैसे कि 20 100 वर्ष तो जा चुके हैं, तो बन गया 2000। ठीक है, अब ये जो कौन सा 21वां जो 100वां वर्ष है ना, 21वां जो 100वां वर्ष है उसका ये 22वां साल है, तो ऐसे बन गया 2000। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष बोलना आना चाहिए अपने को, ये नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। ऐसे अगर ये नहीं सीखोगे ना, आप सीधे याद रखोगे बिजोली 1897, ये याद रखना कि ये 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक जो था उसमें चालू हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट इसको समझना। तो क्या 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक शासक तथा उसकी रैयत तथा सामंत व उसके आसामियों के बीच सद्भावना, सहयोग और पारस्परिक सहायता की भावना व्याप्ति है ना, सद्भावना, सहयोग और पारस्परिक सहायता की भावना व्याप्ति 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक। अतः रैयत अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वेच्छा से लागते और बेगार देते थे, अपनी मर्जी से देते थे रैयत, और ठीक है ना, कोई किसी प्रकार का शोषण नहीं था।
फिर क्या था, 19वीं शताब्दी के मध्य तक राजाओं तथा सामंतों का किसानों के प्रति दृष्टिकोण उदार रहा, है ना, मतलब लिबरल दृष्टिकोण था। खालसा तथा जागीर दोनों ही क्षेत्रों के किसानों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया जाता था, क्योंकि राज्य तथा जागीर की संपन्नता किसानों की संपन्नता पर निर्भर थी। किसी प्रकार का शोषण नहीं था 19वीं शताब्दी के मध्य तक, मतलब 1850 तक। तो ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं था। जागीरदार शासक खुश रहते थे और उधर रैयत भी खुश रहते थे। और रिश्ते किस तरह थे कि सद्भावना, सहयोग और पारस्परिक सहायता के ऊपर, या इस भावना के ऊपर बेस्ड सहयोगपूर्ण रिश्ते हुआ करते थे। ठीक है, मतलब किसी प्रकार का कोई शोषण रैयत का नहीं था, शासक के द्वारा या सामंत के द्वारा। फिर क्या था, जागीरदारों तथा उसके आसामियों किसानों के पारस्परिक संबंध इतने मधुर थे कि उनमें अपनापन होता था। जैसे अपनापन के जैसे क्या उदाहरण अपन जैसे देखते हैं, अपनापन कैसे होता था, अपनापन कैसे झलकता था, देखो, जब कोई आसामी अपने हिस्से का भोग भोग मतलब वो कर जो वस्तु में जमा कराने, भोग ठिकाने में जमा कराने जाता था, और सामंत को यह ज्ञात हो जाता था कि उस किसान के उस वर्ष लड़के या लड़की का विवाह हुआ है, तो विवाह हुआ है अथवा अन्य कोई बड़ा व्यय हुआ है, तो उस वर्ष उससे भोग नहीं लिया जाता था। भाई कम दे रहा है किसान, तो सामंत को अपने आप पता लग जाता या तो विवाह हुआ या कोई कैजुअलिटी हुई है, ठीक है ना, कोई मौसर या जोसर हुआ है, तो वो अपने आप लगान कम कर देता था। राज्य अथवा ठिकाने में के वित्तीय संकट को समस्त समाज का संकट मानकर रैयत अपनी स्वेच्छा से लागतें अदा करती थी। इसी प्रकार बेगार भी असाधारण परिस्थितियों में ली जाती थी, जैसे युद्ध के समय अथवा युद्ध के उपरांत पुनर्निर्माण के काल में, अथवा अकाल पड़ जाने पर या अन्य कोई विपत्ति आ जाने पर प्रजा सहर्ष स्वेच्छा से बेगार देती थी। किसी प्रकार के किसी आदेश की जरूरत ही नहीं थी, समझ रहे हो। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस व्यवस्था में परिवर्तन प्रारंभ हो गया, कि उत्तरार्ध में मतलब 1850 के बाद में, ठीक है, के बाद में आरंभ हो गया, परिवर्तन आरंभ हो गया, तथा 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, 20वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया, 1950, ये है ना, मतलब भाई कहने का मतलब ये है कि 1930 के आसपास जैसे जो है ना, पूर्वार्ध में कृषक असंतोष व्यापक रूप में दिखाई देने लगा। ठीक है, ये जब आप बिजोलिया वगैरह पढ़ोगे तो उसकी जैसे आप डेट देखोगे तो समझ में आएगा। बिजोलिया आंदोलन का जो तीसरा चरण है ना, वही चालू होगा 1927 से 41, ये तीसरा चरण है बिजोलिया आंदोलन का। 1923 है, 1923 से 41। 1927 में मतलब विजय सिंह पथिक आते हैं 1927 में वापस, और फिर 28 में उनका फाइनली निष्कासन हो जाएगा बिजोलिया से। तो बिजोलिया आंदोलन का जो तीसरा चरण है ना, 1923 से 41, वो यही है, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। ठीक है, ऐसे ये पूर्वार्ध, 20वीं शताब्दी पूर्वार्ध नहीं, ये उत्तरार्ध होगा, यहाँ पे उत्तरार्ध है ना, फर्स्ट हाफ है ना, 20वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी के तो उत्तरार्ध में, मतलब 1850 के बाद लिख देता हूँ, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, तो 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध तो ये हो गया 1850 के बाद, और 20वीं, हाँ हाँ सही था, 20वीं सदी का पूर्वार्ध, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही था, 20वीं सदी का पूर्वार्ध, ये 1950 से पहले, ये इस समय जो था ना, ये शोषण अपने चरम पे था ये। तो बिजोलिया आंदोलन की जैसे आप तारीख देखोगे ना, तो उसकी डेट्स ही यही है बिजोलिया की, 1897 से 1941, समझ गए, ये चीज थी इसके अंदर। ओके, फिर आगे अपन जैसे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपन कृषक असंतोष के कारण, ठीक है ना, कि ये असंतोष किन कारणों से पनपा। ओके, ये देखते हैं अपन नेक्स्ट, कृषक असंतोष के कारण, कॉजेज में अपन काम करेंगे इसमें। तो सबसे पहला कारण अपन देखते हैं भू राजस्व। भू राजस्व में क्या माइक्रो है। सबसे पहले तो दर, इसकी भू राजस्व की जो दर थी वो बहुत ही ज्यादा थी, 40%, और कई कई बार तो 60% तक भी पहुंच गई थी, ठीक है ना। तो ये कर की दर बहुत ज्यादा थी, 40% जो ऑन एन एवरेज थी। फिर दूसरी बात क्या है, किसी भी समय दर में जागीरदारों द्वारा एक तरफा वृद्धि कर दी जाती थी। एक तरफा वृद्धि का मतलब है बगैर किसान से पूछे, जागीरदार की मनमर्जी पे था सब कुछ, समझ गए।
तीसरा क्या है, जो लगान वसूल करने का तरीका जो था या पद्धति जो अपन जैसे देखते हैं, पद्धति पद्धति अपन ने जैसे देखी थी, लाटा, कुंता, बिगोडी, ये जो पद्धतियां थी, लाटा कुंटा बिगोडी, ये अवैज्ञानिक थी। कहने का मतलब कोई भी साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं था इन पद्धतियों का। तीसरा अपन चौथा बिंदु देखते हैं, भू राजस्व में व्यापारिक फसलों का लगान नकद में लिया जाता था। अब नकद में लिया जाता, नकद में लिए जाने से फिर जो किसान तो जो था वो ट्रिपल बर्डन में, मतलब त्रिस्तरीय बोझ के अंदर दब गया, या 3 लोगों के बोझ में दब गया। कौन कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, राजा और मनी लेंडर जो महाजन हुआ करता था, उसके दबाव में दबता चला गया। और जो जागीर का किसान था वो जागीरदार के चुंगल में फंसता चला गया। ऐसे तो भू राजस्व के बिंदु में अपन को क्या याद रखना है? कारण में दर ज्यादा थी, किसी भी समय एक तरफा वृद्धि, वन साइडेड इंक्रीज किया जा सकता था जागीरदार के द्वारा रेट के अंदर। फिर जो मेथड्स थे लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के वो अनसाइंटिफिक थे, और जो कॉमर्शियल क्रॉप्स थी उनसे करेंसी या मॉनेटरी के अंदर, कैश के अंदर वसूला जाता था रेवेन्यू, तो जिस कारण से वो ट्रिपल बर्डन के अंदर वो किसान चला गया, मतलब ट्रिपल बर्डन उसके ऊपर रहता था, यूं समझना। ओके, फिर नेक्स्ट बिंदु अपन जैसे देखते हैं, कारण में जागीरदारों का अमानवीय व्यवहार, है ना, मतलब कृषकों के प्रति अमानवीय व्यवहार। देखो ये क्या है कि जागीर क्षेत्रों में सामंतों का निरंकुश शासन था। ठीक है, सामंत किसानों के विरुद्ध अपने दीवानी, फौजदारी और न्यायिक अधिकारों का दुरुपयोग करते थे। उपयोग अलग चीज होती है, दुरुपयोग अलग चीज होती है, आप समझ सकते हो। है सॉरी, सामंतों द्वारा किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए जाते थे, है ना। किस तरह के अत्याचार किए जाते थे, अगर आपको ये समझना हो ना, तो एक बार आप जो पिक्चर है ना आज का अर्जुन, अमिताभ बच्चन, कर्ण अर्जुन नहीं, आज का अर्जुन, वो देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगी सब, है ना। फिर क्या है, किसानों की बुरी तरह पिटाई करना आम बात थी। किसानों की महिलाओं तक की पिटाई करने में वे जरा भी संकोच नहीं करते थे। कौन? वे कौन? जागीरदार। खेतों से घर लौटती हुई किसानों की स्त्रियों की तलाशी ली जाती थी। किसान अपनी स्त्रियों की इज्जत भी सुरक्षित रखने में असमर्थ थे। अब समझ लो, तलाशी लेने पे भाई ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि भाई फीमेल अधिकारी वहां मौजूद होगी, मेल अधिकारी तलाशी ले, तो वो एक तरह से अपमानजनक था किसानों के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है, अब देखो ये बिंदु बड़ा इंपॉर्टेंट है। 28 दिसंबर 1948 आजादी के बाद की तारीख है, आजाद हो गए 47 में। 28 दिसंबर 1948 को पुंगल बीकानेर के किसानों ने बीकानेर के प्रधानमंत्री दीवान को शिकायत की कि वहां का पट्टेदार, है ना, मतलब पट्टेदार का मतलब यहाँ जागीरदार से, पट्टेदार किसानों की बहु बेटियों को बलपूर्वक उठाकर ले जाता है और अपनी शारीरिक भूख शांत करने के बाद उसे मुक्त करता है। तो देखो, ये लाइन इसलिए लिखी गई है कि आप अंदाजा लगाओ कि ये बात तो भैया आजादी के बाद की है, 1948 की। सोचो मध्यकालीन राजस्थान में क्या मतलब दुर्गति रही होगी किसान परिवार की। इसलिए ये फैक्ट अपने को समझना है, मतलब जो एक भावना है ना इस फैक्ट के पीछे, वो समझनी है आप। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या है, सॉरी ये वाला, किसानों को किसानों को अपनी पुश्तैनी जमीन से बेदखल करना तथा उनके मकानों से उन्हें निकाल कर उनके सामान को बाहर फिकवा देना जागीरों में आम बात थी। माय गॉड, है। आप एक महसूस करने की थोड़ी सी कोशिश करो किसान की व्यथा। किसान अपनी फसल का लाटा अथवा कुंता होने से पहले अपने खेत से धान का एक दाना भी नहीं ले सकता था। ठीक है, यदि ऐसा करता पाया जाता तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता। सोचो, जिस धान को बनाने, पकाने और उत्पादन करने में उसने करीबन करीबन 6 महीने लगाए हैं, अक्टूबर से मार्च तक, मतलब गेहूं का उदाहरण ले रहे हैं अपन, वीट का, उसका एक दाना लेने में उसको जागीरदार की अनुमति की जरूरत है। कैसी विडंबना। देखो आप, आंदोलन नहीं होता तो क्या होता।
सॉरी। फिर नेक्स्ट, चूंकि जागीरों में भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ था, जैसे खालसा भूमि में हो गया था, अतः सामंत मनचाहा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मनचाहा, जैसा सही लगा वैसा बढ़ा दिया, एक तरफा मनचाहा लगान वसूल कर लेता था। लगान लेने के बाद जो कुछ बचता वह लागतों के रूप में ले लिया जाता था। लाग बाग अपन ने पढ़ी थी, लागत, राखी की लाग, नवरात्रि है कि नहीं, वर्षा ऋतु के अंदर मोटर गाड़ी खरीदी है सामंत ने तो दो, राजकुमार पधारे हैं तो दो। इस प्रकार वर्ष भर खाने के लिए किसान के पास कुछ भी नहीं रहता था। अब आंदोलन नहीं करे तो क्या। फिर किसान की कोई वस्तु लाग बाग से मुक्त नहीं थी। हर तरह के शोषण का शिकार किसान को बनाया जाता था। फिर पराकाष्ठा तो देखो आप कहाँ हो गई, अकाल, जैसे छप्पनिया का अकाल देखते हैं अपन 1857 में, ठीक है, 1857 ये अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर की डेट है। इसमें आप 57 जोड़ोगे, विक्रम संवत है ये, तो ये डेट विक्रम संवत में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर ये आएगी 1956 विक्रम संवत, इसलिए ये है छप्पनिया का अकाल। आप देखोगे 1897 में 56 तो आ ही नहीं रहा, 1897 में, अरे भैया ये ईस्वी है, विक्रम संवत में चेंज करोगे तब 56 दिखाई देगा, है ना। अकाल 1897 के 56 में, छप्पनिया के अकाल के समय भी जागीरदार द्वारा किसानों को कोई रियायत नहीं दी गई। अकाल में भी भैया चुकाव कर तुम तो हमें नहीं पता। फिर क्या, जागीरों में कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। अराजकता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो देख लो, आंदोलन नहीं करे तो क्या करे बेचारा किसान, मजबूर है किसान तो आंदोलन करने के लिए, ऐसे। तो ये बिंदु अपन ने पढ़ा कौन सा, जागीरदारों का अमानवीय व्यवहार, तो ये आया समझ में, देख लो। ठीक है, तीसरा बिंदु अपन देखते हैं आंदोलन के कारणों के अंदर, वो था 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियां। क्या होता है देखो, 1818 के अंत तक लगभग संपूर्ण राजपूताना ने अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी। इन संधियों के परिणाम स्वरूप राजपूताना के राज्यों पर बाह्य युद्ध, ये देखो ये वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाह्य युद्धों का खतरा समाप्त हो गया था। बाह्य युद्धों का खतरा समाप्त क्यों हो गया था ये बताओ मेरे को। उसके लिए पहले वो वीडियो देखो, काफी अच्छी तरह से समझा रखा है। ये एक तरह से सहायक संधियां स्वीकार कर ली थी राजाओं ने, ठीक है ना, राजपूताना के राजाओं ने। तो अब कोई भी युद्ध करता है, बाह्य शक्ति युद्ध करती है राजपूताना के किसी भी शासक पे, तो जिम्मेदारी करने का जो प्रथम और अंतिम कर्तव्य है वो किसका रह गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो पहले किसका हुआ करता था, जागीरदार का हुआ करता था, है कि नहीं है। तो अब सोचो इससे क्या हुआ, संधि करने से फिर क्या हुआ, तो सर बताओ, खुद ही कॉमन सेंस लगाओ। अब महाराणा को इस जागीरदार की कोई जरूरत ही नहीं थी, है कि नहीं है। महाराणा को तो किसकी जरूरत थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूरत थी, ऐसे। ठीक है, तो बाह्य युद्धों का खतरा समाप्त हो गया। भाई युद्ध तो थे, लेकिन युद्ध से रक्षा करने के लिए कौन तैयार बैठा है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, समाप्त हो गया था, और राजाओं और सामंतों की जागीरें क्या हो गई थी, सुरक्षित हो गई थी। फलतः है राजा और सामंत अपनी प्रजा के प्रति क्या हो गए, संवेदनहीन होते चले गए। बाढ़ में जाए किसान, है कि नहीं है। ये संवेदनहीनता भारी पड़ गई महाराणा और जागीरदार की। जागीरदार द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों के प्रति राजा उदासीन होने लगे, जिसके कारण कृषकों में क्या बढ़ गया, असंतोष बढ़ गया। कारण परिणाम देख लो। इन संधियों के बाद महाराणा को अपने जागीरदारों के सहयोग की जरूरत नहीं रही, अतः महाराणा ने चाकरी को नकद के रूप में बदल दिया। जागीरदारों ने इस नकदी का भार किसानों पर डाल दिया। मतलब चाकरी मैंने समझा ही दिया था, साल में एक बार असैनिक सेवा के लिए जागीरदारों को महाराणा के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता था, जिसे चाकरी कहा जाता था। अब महाराणा को चाकरी की जरूरत ही नहीं थी। मत आओ तुम साल भर में एक भी बार हमारे पास, जागीरदार को बोला। उसके बदले में क्या दे दो मेरे को तो तुम ठन ठन गोपाल दे दो, नकद दे दो। जागीरदार ने बोला दे दूंगा भाई, मेरे को क्या दिक्कत है देने में।
और जागीरदार ने वो किससे वसूल लिया? किसान से वसूल लिया। बोल दिया किसान को जागीरदार ने तो जाके, भैया कल से जो तुम्हारा भू राजस्व है ना वो किस में आ जाना चाहिए? नकद में आ जाना चाहिए, ठन गोपाल में। ऐसे किसानों के ऊपर तो फिर अत्याचार था ही, ये किसान कहाँ से बेचारा लाए ठन गोपाल? तुम्हारे लिए तो कहना आसान था, इसीलिए हुए फिर आंदोलन ऐसे। ठीक है, ये था अपना 1818 की अंग्रेजों के साथ संधियां। इसमें जो प्रमुख जो माइक्रो है ना बस वो यही, बाह्य युद्धों का खतरा समाप्त हो गया, जागीरें सुरक्षित हो गई, तो वो उदासीन हो गए राजा और सामंत अपनी जनता के प्रति, है कि नहीं है? आप याद करो, अपना याद क्या करोगे, बिजोलिया आप आगे पढ़ोगे ना तो उसमें आज आएगा किशन सिंह के जो पिताजी थे ना गोविंददास, उन्होंने मराठाओं से मुक्त कराया था बिजोलिया को, किनकी मदद से? धाकड़ किसानों की मदद से, है कि नहीं है? तो भाई इन मराठाओं को बिजोलिया से बाहर निकाला गोविंद सिंह ने, किनकी मदद से? किसानों की मदद से प्यारे। ये किसान नहीं होते ना, गोविंद सिंह नहीं निकाल पाता मराठा को बिजोलिया से बाहर, ऐसे था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी बीच में आ गई तो जागीरदार भी सुरक्षित हो गए कि भाई ठीक है, हमारे ऊपर अब हमले ही नहीं होंगे तो हमें क्या जरूरत है किसान की सहयोग की, बाढ़ में जाए किसान। तो जागीरदार क्या होने लग गए? उदासीन होने लग गए। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ठीक है, फिर आगे अपन बिंदु नेक्स्ट लेते हैं, धातु मुद्रा का प्रचलन। मतलब कैश में जब रेवेन्यू वसूलने लगे तो धातु मुद्रा का जो प्रचलन हुआ उसके कारण किसानों में कैसे असंतोष आया उसको देखते हैं। तो धातु मुद्रा का प्रचलन किन किन कारणों से बढ़ा, वो सोच का विषय है। धातु मुद्रा देखो क्या, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, तो देखो 1850 के बाद की बात है, कि उत्तरार्ध में धातु मुद्रा का प्रचलन निम्नलिखित कारणों से बढ़ा। क्यों बढ़ा? महाराणा द्वारा जागीरदारों से चाकरी को नकद के रूप में वसूल लिया जाना, देखा ये भी ऊपर। राजकीय न्यायालयों में सामंतों को अब स्टाम्प शुल्क देना पड़ता था तथा कोर्ट द्वारा सामंतों पर जुर्माना भी लगाया जाता, जो किस में होता था? नकद में होता था। स्टाम्प शुल्क तो जानते ही हो, आज भी अपन देते हैं, स्टाम्प वसूलते हो तो, ये स्टाम्प खरीदते हैं तो जब अंग्रेजों ने मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम या मॉडर्न रेवेन्यू सिस्टम लागू कर दिया था, उसकी बहुत बड़ी विशेषता थी कि जो भी चीज होगी ना वो रिटर्न में होगी, लिखित में होगी, स्टाम्प के ऊपर होगी। स्टाम्प का मतलब ये हो गया कि अभी सरकार के द्वारा इस चीज को प्रमाणित किया गया है जो स्टाम्प में लिखा है। तो स्टाम्प खरीदा तो स्टाम्प शुल्क तो देना ही पड़ेगा ना, और स्टाम्प शुल्क ऐसा थोड़ा ना बेकार में आएगा, वो नकद में आएगा, ऐसे समझे। इन सब कारणों से सामंतों की धातु मुद्रा की आवश्यकता बढ़ गई। फलतः सामंत द्वारा किसानों पर लगान वसूली नकद में की जाने लगी। भाई सामंत को तो चुकाना था, तो सामंत को तो क्या जोर आया, किस पे थोप दी? बेचारे किसान पे थोप दी, जिसके कारण कृषकों में क्या हुआ? असंतोष पनपा। इसके अतिरिक्त क्या है, देखो ये चीज समझ, सामंतों की चाकरी को नकद में परिवर्तित करने से सामंत और उसकी रैयत के बीच अलगाव पैदा हो गया। ठीक है ना, चाकरी को नकद में परिवर्तित तो कर दिया महाराणा ने, लेकिन अलगाव कैसा पैदा हुआ वो देखो कि क्या था। पूर्व में मतलब इससे पहले सामंत को बाह्य आक्रमण, जैसे अपने मराठा आक्रमण का उदाहरण मैंने बताया गोविंददास के समय, भाई केशव के समय आक्रमण किया, गोविंददास ने छुड़ाया, किनकी मदद से? धाकड़ किसानों की मदद से। बिजोलिया में पढ़ोगे, के विरुद्ध राज्य की राजधानी में अपने निश्चित अवधि के लिए चाकरी के लिए रैयत के सहयोग की आवश्यकता थी। देखो ये तथा है, मतलब किसानों की तथा है, किसानों की जरूरत क्यों पड़ती थी जागीरदार को? बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए, जिसका उदाहरण मैंने दिया मराठा, तथा चाकरी में, यहाँ चाकरी लिखा था ना, ये चाकरी में जरूरत पड़ती थी रैयत के सहयोग की, है ना। तो किसान इंपॉर्टेंट थे जागीरदार के लिए, इसलिए अपनी रैयत तथा किसानों के प्रति दृष्टिकोण उदार होता था, सहयोगपूर्ण होता था, आपसी सद्भाव पर बेस था। लेकिन जब किसानों के सहयोग की आवश्यकता ही नहीं रही तो जागीरदारों का किसानों के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा। किसानों के प्रति कर दो है ना, जागीरदारों का किसानों के प्रति दृष्टिकोण क्या होने लगा? बदलने लगा। स्वाभाविक था भाई, किसान को सॉरी जागीरदार को अब जरूरत ही नहीं है जब किसान की, तो किसान जाए बाढ़ में, जागीरदार को क्या चिंता थी?
है कि नहीं है, ये चीज समझने वाली है। तो यही क्या कहता है, यही कहता है बिंदु संख्या 4, ऐसे, है ना। ये बड़े इंपॉर्टेंट है कारण, इनको एक एक चबा चबा के पढ़ो, इसलिए थोड़ा तसल्ली से इसको अलग बनाया। फिर अपन देखते हैं सामंतों के रहन सहन में कैसा परिवर्तन, भारी। छोटा मोटा होता तो किसान सहन कर जाते, दे देते लाग बाग, लेकिन ये तो भारी परिवर्तन था। किसमें, सामंतों के रहन सहन में। ये कैसे था देखते हैं। 19वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में, मतलब यही बात होगी 1850 की, उत्तरार्ध में सामंतों के रहन सहन में भारी परिवर्तन आया। बहुत इंपॉर्टेंट, भारी भाई भारी होता है। कुछ सामंतों की नई पीढ़ियां मेयो कॉलेज में पढ़ने लगी। 1857 में स्थापना, 1870 में स्थापना होगी मेयो कॉलेज, 1870, है ना। जो पाश्चात्य जीवन पद्धति की ओर आकृष्ट होने लगी थी। पश्चिमी शैली के वेशभूषा, खान पान, ब्रिटिश अधिकारियों के आगमन पर उनकी पश्चिमी शैली की व्यवस्था तथा अंग्रेजी शराब का प्रचलन आदि ऐसी घटनाएं थी जिनका सामूहिक प्रभाव उनके रहन सहन पर पड़ा, मतलब जागीरदारों के रहन सहन पर पड़ा। वेशभूषा आप समझ ही गए, ब्रिटिश वेशभूषा, खान पान, वही डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना, उनके आगमन पर पश्चिमी शैली की व्यवस्था, जैसे अंग्रेजी शराब लाना, ऐसे थोड़ी कि हाँ भाई देसी आपने निकाल के उनके सामने रख दी। जैसे अभी देसी एक आती है घूमर, हाँ घूमर वो सामने आपने रख दिया, ऐसा नहीं है। मतलब आपको इंग्लिश वाइन उनके सामने रखनी पड़ेगी, जैसे इंग्लिश वाइन का वेल नोन, तो नाम तो मुझे ध्यान नहीं, ये समझ लो कि हाँ भाई स्कॉच विस्की उनके सामने रखनी है। जो आज ही इतनी महंगी आती है, तो उस समय तो आई ही होगी बहुत महंगी, ऐसे अंग्रेजी शराब, ठीक है ना। फिर क्या है, विलासिता तेजी से बढ़ रही थी और इस विलासिता के लिए उन वस्तुओं की आवश्यकता थी जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट, स्थानीय स्तर, स्थानीय स्तर। अब स्कॉच विस्की चाहिए तो स्थानीय स्तर पे कहाँ मिलेगी, स्थानीय स्तर पे तो आपको वो कस्तूरी, या मैंने क्या नाम बताया था पहले, घूमर, घूमर मिलेगी, ऐसे, है ना। विलायती शराब कहाँ मिलेगी आपको। फिर क्या है, इसके अतिरिक्त सामंतों ने राज्यों की राजधानियों में अपनी हवेलियां बनवाने आरंभ कर दी। कुछ सामंतों ने अपने ठिकानों में अपने महलों को पश्चिमी शैली के फर्नीचर और अन्य सामग्री में सजवाना आरंभ कर दिया। तो जैसे आपको उदाहरण देखना होना इसका, तो एक बार रामबाग पहले जो होटल है उसमें रुकना आप, या जयमहल पहले जो अपना होटल है उसमें रुकना आप, पता चल जाएगा। मतलब राजस्थान में जो ताज ग्रुप के होटल है ना, उनमें रुकना, वो किसी जमाने में जागीरदारों की हवेलियां ही हुआ करती थी, तो आपको पता लग जाएगा ये। मतलब यार अभी नहीं, सर्विस लगने के बाद तो रुक ही जाओगे उदास क्यों होते हो, है ना, ये चीज है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो अपन ने क्या देखा कि ये जो नई जीवन पद्धति थी, इस नई जीवन पद्धति, ठीक है, इस नई जीवन पद्धति में नयापन क्या था, जिसे जो अपन ने देखा, तो वो नयापन था कि ये पश्चिमी शैली से प्रभावित थी। ठीक है, तो इस नई जीवन पद्धति के लिए जो नई आवश्यकताएं उत्पन्न हुई थी, नई आवश्यकताएं कैसी थी कि अपन को विलायती सामान रखना है और वही अपन को पुरस्कारी के रूप में उनके सामने पेश करना है मेजबानी के तौर पे। नई आवश्यकताएं उत्पन्न हुई, वे केवल कहाँ से पूरी हो सकती थी, धातु मुद्रा से ही प्राप्त की जा सकती थी। क्योंकि भैया जैसे मान लो विलायती आपको कोई चीज मंगानी है, विलायती फर्नीचर हुआ, विलायती जैसे वाइन है, जैसे स्कॉच वाइन में बता रहा हूँ, ये स्कॉच जो है ना, ये स्कॉटलैंड से ही है, और स्कॉटलैंड इंग्लैंड में, तो वहां से आपको विस्की मंगानी है अपने ब्रिटिश अधिकारियों के लिए, तो पेमेंट कहाँ में होगा, पेमेंट तो कैश में होगा, कैश के लिए, कैश मतलब धातु मुद्रा। ठीक है, फिर क्या, इसलिए 19वीं शताब्दी के अंत में तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ में सामंतों ने अपनी रैयत पर नई लागतें लगाई। और ये लागतें सारी कैसी थी, ये सारी लागतें ऐसी थी जिनका कैश में पेमेंट होता था, और जिनमें कैश में पेमेंट होता था उन लागतों को अपन क्या बोलते थे, पक्की लाग। फिर क्या है, ये नई लागतें नए खर्चों के लिए धन जुटाने के लिए थी। और ये नए खर्चे कैसे थे, जिसको अपन बोलते हैं ना अय्याशी के थे, जो एक उनको मौज मस्ती करनी थी उसके लिए थे। इस प्रकार राजाओं और सामंतों की बढ़ती हुई विलासिता के खर्चे का बोझ किसानों पर लादे जाने लगा। किसी ठिकाने में लागते का कोई नियम नहीं था, मन चाहे जैसे लाग लगा सकता था जागीरदार। सामंत अपनी इच्छानुसार जब चाहे अपने असामियों पर नई लागतें लगा सकता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जयपुर राज्य में शेखावटी के ठाकुर ने जब मोटर कार खरीदी, तब उसका खर्च आसामियों, आसामियों का मतलब
भूस्वामी, ऐसे किसान जिनकी खुद की जमीन हुआ करती थी, भू आसामियों से वसूल करने के उद्देश्य से मोटर लाग नामक एक नई लाग लगा दी। मोटर लाग, ये देखो है साला, गाड़ी आई ठाकुर के पास और पैसे किसने चुकाए? बेचारे किसान ने। जबकि सिक्योरिटी के आसामियों पर 30 प्रकार की लागतें पहले से ही दे रहे थे। एक और नहीं लो भैया, 31वीं और लगा दी मोटर लाग। देखो साला, मर्सिडीज आई ठाकुर के पास, मजे तो ठाकुर ने लिए उसके गाड़ी के, और पैसे कौन चुका रहा है? बेचारा किसान। ऐसे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, और देखो जागीरदारों के खटके। 1922 में बिजोलिया किसान पंचायत ने राजपुताना के एजीजे, एजेंट टू गवर्नर जनरल को 74 प्रकार की लाग बाग की सूची सौंपी जो बिजलियों के किसानों से वसूल की जा रही थी। देख लो 74। यहाँ पे बिजोलिया में देखना उसकी लिस्ट आप कैसे उजूल फुजूल लागे दिखेंगी। बेगू के किसानों से भू राजस्व के अतिरिक्त 59 प्रकार की लाग बाग वसूले जा रही थी। देखो आप, इस प्रकार राजस्थान के सभी राज्यों में वहां के जागीरों में लाग बाग की संख्या भिन्न भिन्न थी। तो देख लो, ये जागीरदारों का मनमाना व्यवहार था। ठीक है, तो इसी कारण कृषक असंतोष पनपा। ये ठीक है, तो ये अपन ने बिंदु क्या देखा? सामंतों के रहन सहन में कैसा परिवर्तन? भारी परिवर्तन। और ये परिवर्तन कैसा था? विलासिता की ओर उन्मुख। आया किस कारण से? अंग्रेजों के साथ जुड़ने से जो पश्चिमी शैली उन्होंने जानी उससे। और उस विलासिता का खर्चा किस पर थोप दिया? किसानों पर। जैसे एक अपन ने देखी मोटर लाग शेखावटी के ठाकुर के द्वारा, है ना। बिजोलिया में 74 प्रकार की और बेगू में 59 प्रकार की अपन ने लाग बाग इसमें माइक्रो के रूप में ध्यान रखनी है। ओके, फिर नेक्स्ट असंतोष का कारण अपन देखते हैं, कारण नंबर 6, जो कि क्या है? कृषि पर निर्भर जनसंख्या में भारी वृद्धि, है ना। कृषि पर जो जनसंख्या थी, उस जनसंख्या की संख्या में वृद्धि हुई। ये कैसे हुई? जैसे मान लो पहले, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो पहले कुटीर उद्योग चलते थे, जैसे कालीन उद्योग है, ठीक है, कपड़ा बुनाई उद्योग है, रेशम बुनाई उद्योग है, चलता था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ? अंग्रेज चाहते थे कि ब्रिटेन में बना हुआ कपड़ा भारत में बिकना चाहिए। तो यहाँ जितने भी लघु उद्योग थे वो सब विनाश हो गया उन लोगों उद्योगों का। उन लघु उद्योगों में जो मजदूर काम करे थे वो कहाँ जाएंगे भैया? परिवार का तो पेट पालना ही है। तो वो लोग फिर खेती पे आने लग गए। और जब खेती की तरफ आने लगे तो खेती में पहले ही किसान काम कर रहे थे, तो वहां मजदूरों की संख्या बढ़ गई, कृषक मजदूरों की। तो अब पहले किसान जागीरदार को धमकी देते थे ना कि हम खेती नहीं करेंगे, पड़त रखेंगे भूमि को। तो अब जागीरदार के पास तो और नई एग्रीकल्चर लेबर जो थी, कृषि कृषि श्रमिक आ गए अपने पास, जो लघु उद्योगों से बेरोजगार हुए, बंद होने से बेरोजगार हुए, लघु उद्योग बंद होने से जो बेरोजगार हुए, वो नई कृषि लेबर अब आ गई जागीरदार के पास। तो जागीरदार को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो पहले वाले कृषि श्रमिकों को बोलता था जाओ, तुमको जाना है तो मेरे पास है नहीं। नए ऐसे हैं जो कम मजदूरी में काम करने के लिए तैयार है, ऐसे। तो अब जागीरदार मनमानी ज्यादा करने लगे किसानों पर। पुराने वालों को तो बोला जाओ भैया, नहीं करना तो जाओ, और नए वालों को बोला इतने में करना है तो करो, नहीं तो तुम भी जाओ, और है मेरे पास, ऐसे। तो किसानों का तो शोषण बढ़ गया। फिर जैसे अपन ने जैसे देखा था ना, बिजोलिया में आप जैसे देखोगे कि 1927 में पड़त रखने का डिसीजन लेते हैं विजय सिंह पथिक। तो वो डिसीजन फेल इसीलिए होता है क्योंकि जागीरदार के पास नए किसान थे उस भूमि को खरीदने के लिए और भूमि पे काम करने के लिए, ऐसे। आओ इस बिंदु को फिर मैं आप देख लेते हैं टेक्स्ट के रूप में। अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के कारण राजपूताना में लघु उद्योगों का पतन हुआ। औपनिवेशिक नीति क्या थी? कॉलोनियल पॉलिसी क्या थी? कि भारत से तो कच्चा माल लेके जाएंगे, इंडिया से तो कच्चा माल लेके जाएंगे मैनचेस्टर में, मैनचेस्टर वही इंग्लैंड में, और वहाँ कपड़ा बनेगा और वो कपड़े को लाके वापस भारत में बेचेंगे। तो देख लो, भारत की कपास का कपड़ा ही भारत पहन रहा था, लेकिन वो कपड़ा बना कहाँ था? मैनचेस्टर। तो हमने रोजगार कहाँ दिया? मैनचेस्टर में। भारत में तो बेरोजगारी हुई, ऐसे। ठीक है। औपनिवेशिक नीतियों के कारण, अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के कारण राजपूताना में लघु उद्योगों का पतन हुआ, जिसके कारण कृषि पर निर्भर जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई। 1891 में राजस्थान में 53% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। 1931 में वह जनसंख्या कितनी हो गई? 73% हो गई। देखो 53 से 73 हो गई, मात्र कितने सालों में? 40 सालों में। 40 वर्षों में कृषि पर निर्भर जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 20 की। 40 वर्षों में 20%, 40 का 40 में 20, याद रखना। कृषि पर बढ़ती जनसंख्या में सर्वाधिक संख्या कैसी थी? कृषि श्रमिकों की थी, जो अन्य व्यवसायों से विस्थापित होकर कृषि की ओर आ रहे थे, है ना। अन्य व्यवसाय कैसे? जैसे जिसमें लघु उद्योग सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है। आज भी जैसे आप देखो कहीं, जैसे कोविड के दौरान जैसे आप देखो
शहरों में काम करने के लिए, नहीं तो वहाँ जो मजदूर थे शहरों में, उन्होंने क्या देखा, यार गाँव में चलते हैं, कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे, खेती करके ही अपना पेट पाल लेंगे। ये है। आज भी जैसे आप देखो कि भारत की 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ये देख लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आंकड़े में 7 का ही है, ऐसे 7% का, तो देख लो आप, है ना। आज भी ये सोच है, अगर किसी की नौकरी लगेगी तो कोई बात नहीं यार, गाँव में जाके खेती की जमीन पड़ी है अपने कर लेंगे, भूखे तो नहीं मरूंगा, ऐसे। फिर क्या, कृषि पर निर्भर होने वाले लोगों की ये बढ़ती हुई भीड़, भीड़ याद रखना शब्द, बढ़ती हुई भीड़ अपेक्षाकृत कम मजदूरी, वेतन या अनाज पर भी काम करने को लिए तैयार थी। तो उन्हें तो रोजगार चाहिए, कुछ भी दे दो, तनख्वाह कि चाहे आप 100 की मुझे 10 दे देना, लेकिन मेरे को काम दे दो। पुराने किसान खेती छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे, क्योंकि आय के अन्य स्रोत सूख रहे थे। अरे कहाँ जा किसान जाता तो कहाँ जाता, लघु उद्योग तो वैसे पतन हो रहा, लघु उद्योगों में जो है वो तो खेती की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। और नए श्रमिक किसी भी कीमत पर काम करके अपना तथा अपने परिवार का पेट पालना चाहते हैं। देखो दोनों ही फंस गए, पुराने कहीं जा नहीं सकते, कहीं है ही नहीं, और नए जो हैं कुछ भी दे दो भैया, कितने पैसे दे देना, लेकिन हमें तो काम करना है, क्योंकि हमें किसका पेट पालना है, परिवार का पेट पालना है। सामंत जो पहले किसानों के अन्यत्र चले जाने से चिंतित रहते थे, है ना, किसान सामंत भाई पहले चिंतित होते, किसान चले जाए खेती कौन करेगा, लेकिन अब क्या है, अब कृषि श्रमिकों के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाने के कारण किसानों के प्रति कठोर व्यवहार करने लगे। ये देख लो आप, सामंत को तो मनमानी छूट करने का मौका मिल गया ना, किसानों द्वारा पड़त भूमि रखने का तरीका प्रभावहीन होने लगा। किसानों की अभी धमकी काम भी नहीं करती थी कि हम खेती नहीं करेंगे अगर लगान कम नहीं करोगे तो। और यही सबसे बड़ा कारण था 1927 में जो विजय सिंह पति का डिसीजन था पड़त रखने का, वो फेल हुआ। वीएसपी विजय सिंह पति, देखेंगे बिजोलिया आंदोलन में, समझे। ये थी, ये था बिंदु ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे, अगला बिंदु क्या है, ये लो। बिंदु संख्या 7 देखते हैं। बिंदु संख्या 7 क्या कहता है, समसामयिक अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ था 1914 के अंदर, खत्म हुआ 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या था, ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों का सहयोगी था, ठीक है। मित्र राष्ट्रों के अंदर ब्रिटेन और फ्रांस मेनली थे, ठीक है ना, अमेरिका बाद में जुड़ा था, ठीक है। और भारत जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, कॉलोनी था। तो भारत पे क्या मजबूरी थी कि भारत की ब्रिटेन के युद्ध खर्चों में हिस्सेदारी, ठीक है, युद्ध खर्चों में हिस्सेदारी। अब युद्ध खर्चे ये कुछ भी हो सकता है, चाहे कैश दो, चाहे अनाज दो आप, ठीक है, चाहे कपड़ा दो, कुछ भी दो, चाहे सैनिक भर्ती कराओ, सोल्जर्स, कुछ भी दो, लेकिन आपको ब्रिटेन की तरफ से युद्ध खर्चों में हिस्सेदारी लेनी है ब्रिटेन की तरफ से, ऐसे, ठीक है। तो 1914 का ये हो गया। फिर देखो ये है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो 1930 के अंदर आई। इन दोनों के अंदर है ना, आप एक बिंदु और जोड़ लेना, 1917 की रूस में जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुई थी ना, बोल्शेविक क्रांति, ये रूस में बोल्शेविक क्रांति, रूस वाली, ये आप और लिख लो, ठीक है ना। इससे भी ये रूस के अंदर हुई थी, बोल्शेविक और मेंशेविक, ठीक है, रूस के अंदर हुई थी, इससे प्रेरणा मिली थी अपने को बिजोलिया किसान आंदोलन को, ठीक है। तो ये 1917 की घटना है, ऐसे। माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पति, साधु सीताराम दास, ये अपने अखबारों में इस क्रांति, बोल्शेविक क्रांति का प्रचार प्रसार कर रहे थे बिजोलिया के अंदर। तो इसीलिए अंग्रेजों को डर लगा था, जिसको मैंने बताया था कि रशियन फोबिया, मतलब रशियन बियर का फोबिया, ये बिजोलिया आंदोलन में पढ़ेंगे, वहां आएगा, ठीक है। तो ये बीच में इन दोनों बिंदु में जोड़ लेना। फिर तीसरा बिंदु इसमें अपन देखते हैं, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। भाई पहला तो हो गया विश्व युद्ध, दूसरा हो गया बोल्शेविक क्रांति जो मैंने बताया, और तीसरा हो गया विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो 1930 में आई। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण व्यापारिक फसलों के दामों में गिरावट से किसानों की स्थिति और बिगड़ गई। किसानों की बिगड़ती हुई हालात में भी सामंतों द्वारा उनका शोषण जारी रखा। दुख की बात तो यही थी, पहले क्या होता था, कभी कोई ऐसे आपदा आती थी, कुछ होता था, तो सामंत जो था वो अपने आप माफ कर देता था कि कोई बात नहीं, ठीक है, मत देना, कम कर दो, पढ़ा था भी अपन ऊपर ने, ठीक, ऐसे। लेकिन अब तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, जागीरदारों को पैसे दो भैया, हमें मतलब नहीं है, ये हो गया रूल। बिंदु संख्या 8 अपन पढ़ते हैं कि कृषि उत्पाद के मूल्य बढ़ना या गिरना भी किसान आंदोलन का एक कारण था, क्योंकि किसान तो इन दोनों ही स्थितियों में घाटे में रहता था। मतलब कृषि उत्पाद का मूल्य बढ़े तो भी किसान को घाटा रहता था, और कृषि उत्पाद का मूल्य गिरे तो भी किसान को घाटा रहता था। क्यों, देखो, मूल्य गिरने पर उसकी बचत का मूल्य कम हो जाता था। जैसे मान लो उसने 1 किलो कपास जो है ना, वो अपने पास सेव रख रखी है, सेविंग कर रखी है बचत के रूप में। 1 किलो कपास के मूल्य जैसे 80 रुपए किलो है फॉर एग्जाम्पल, वो हो गए 70 रुपए किलो,
ठीक है, पर केजी 70 रुपये पर केजी, तो उसकी बचत का तो मूल्य कम रह हो गया ना बहुत ज्यादा, ऐसे है। फिर क्या था, और मूल्य बढ़ने पर भी उसको कोई लाभ नहीं मिलता था क्योंकि सामंत लगान जिंस के रूप में लेता था, है ना। भाई जैसे मान लो इसकी जो कपास है ना उसका मूल्य उल्टा कर दो, अब 70 से बढ़ के 80 हो गया, तो भाई लगान तो वो किस रूप में ले रहा है, जिंस के रूप में ले रहा है, अनाज के रूप में ले रहा है, वो तो उसको मतलब ही नहीं है कि 70 के 80 हो गए, क्या मतलब है। हाँ, अगर ये इसे कपास खरीदता तो शायद किसान को फायदा होता, लेकिन भाई वो तो कपास तो नहीं खरीद रहा, वो तो काय में ले रहा, वो तो अनाज के रूप में ले रहा, वो तो भोग के अंदर ले रहा, वो तो ऐसे। ये यूं ही मान लो कि कपास के रूप में ही ले लिया, उसको तो कपास से मतलब है, भैया तो दे देना इतनी कपास, कपास के रेट से मतलब नहीं है जागीरदार को, ऐसे। तो कपास के चाहे मूल्य बढ़े चाहे गिरे, दोनों स्थिति में किसान तो बेचारा क्या हुआ, मारा गया, मतलब वजूद ही मिट गया इसका, तो ये है। नहीं, मिटाने से नहीं मिटता है, किसान वही है जिंदा। समझ गए, ये चीज थी। फिर क्या है, 20वीं शताब्दी के प्रथम 3 दशकों में किसानों का शोषण अपनी चरम सीमा पर था। प्रथम 3 दशक ये हो गए 20वीं शताब्दी के। आया ना, 20वीं शताब्दी कैसे बनी, 1900 प्लस 30, ये 30वां वर्ष जो है, ये 20वां जो 100वां वर्ष है उसका 30वां साल है, तो ये बन गया 1930। तो ये हो गया 20वीं शताब्दी के प्रथम 3 दशक आ गई है। ऐसे बिजोली आंदोलन का तीसरा चरण देख लो, 1923 से लेके 41 है कि नहीं, ये देख लो, ऐसे। ठीक है, तो ये प्रमुख पूर्ण कारण थे अपने कृषक आंदोलनों के, जो अपन को ध्यान में रखने हैं। ठीक, इनका माइक्रो के रूप में 1-2 बार रिवीजन करो, फिर अच्छे से ध्यान हो जाएंगे आपको। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कृषक आंदोलन की विशेषताएं, कि इसकी विशेषताएं क्या क्या थी इस आंदोलन की। ठीक है ना, विशेषताएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये विशेषताएं क्या थी कि ज्यादातर किसान आंदोलन जागीरी क्षेत्रों में हुए, न कि खालसा क्षेत्रों में। जागीर, भाई दोनों में फर्क होता था, खालसा क्षेत्र सीधा राजा के अंडर में रहता था और जागीर क्षेत्र जागीरदार के अंडर में होता था। ठीक है, यहाँ भूमि बंदोबस्त हो चुके थे, यहाँ भूमि बंदोबस्त नाम की कोई चीज ही नहीं थी। भूमि बंदोबस्त क्या था, एग्रीमेंट हुआ करता था, जिसमें राजा और किसान के बीच में एग्रीमेंट होता था, जिसमें किसान को ये पता था मेरे को कितनी भूमि जोतनी है और उस पर कितना रेंट देना है। दूसरा क्या बिंदु है, अहिंसात्मक थे किसान आंदोलन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है, जो ट्राइबल रिवोल्ट हुए और किसान आंदोलन, ट्राइबल रिवोल्ट टोटल हिंसात्मक थे, वायलेंट थे। आदिवासी आंदोलन जैसे अपन भील पढ़ेंगे, भील आंदोलन, ट्राइबल आंदोलन जो थे वो वायलेंट थे, जबकि किसान आंदोलन अहिंसात्मक थे। यही कारण था कि अहिंसात्मक आंदोलनों का किसने सपोर्ट किया था, महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी MGG। अपन बिजली आंदोलन पढ़ेंगे, पहले भेजा महादेव देसाई को, फिर भेजा मदन मोहन मालवीय को, जाओ और बात करो, और जमनालाल बजाज को बुलाया, फिर महादेव देसाई ने और मदन मोहन मालवीय ने फिर सुखदेव प्रसाद से बात करी, SDP से, बिजली में पढ़ेंगे सारा। तो ये विशेषता अपन को देखनी है, अहिंसात्मक आंदोलन। इस अहिंसात्मक आंदोलन के कारण ही ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के तले जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चला था ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उससे किसान आंदोलन जुड़ पाए। अपन बिजोली आंदोलन में पढ़ेंगे 1919 अमृतसर अधिवेशन, 1920 नागपुर अधिवेशन, 19 में मोतीलाल नेहरू, 1920 में सी राघवाचारी अध्यक्षता में हुआ और कांग्रेस ने सपोर्ट करने की घोषणा करी 1920 के अंदर। और यही कारण था 1927 के अंदर जो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का गठन हुआ, उसने पूर्ण आश्वासन दिया सपोर्ट करने का इन कृषक आंदोलनों का, जो रियासती भारत के अंदर चल रहे थे। तो अगर ये अहिंसात्मक नहीं होते तो गांधी जी किसी हाल पर इनको सपोर्ट नहीं करते। देखना भील आंदोलन पढ़ना, उसमें कहीं नहीं गांधी जी ने सपोर्ट किया, ऐसे। तो गांधी जी तो खुद के आंदोलन में ही अगर हिंसा हो जाती थी तो उसको खत्म कर देते। जैसे असहयोग आंदोलन को क्यों खत्म किया, तो फरवरी के अंदर चोरी चोरा घटना हो गई थी, ऐसे। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता थी गांधी जी की। तो गांधी जी पे क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा, कि गांधी जी ने जो मास मूवमेंट जो थे ना, जन आंदोलनों को एक तरह से प्रेरित भी किया और एक तरह से उनको रोका भी। तो प्रेरित तो इसलिए किया, जैसे असहयोग आंदोलन चालू किया, असहयोग करना है, और रोका इसलिए क्योंकि उनके जो जितने भी आंदोलन थे वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित रहते थे, जैसे सत्य अहिंसा, है ना, मतलब हिंसा नहीं होनी चाहिए आंदोलन में, जहां भी हिंसा होगी तो मैं आंदोलन को वापस ले लूंगा, ये चीज है। ठीक है, तीसरा बिंदु अपन पढ़ते हैं कि इनके जो कारण थे आंदोलन होने के, वो केवल आर्थिक ही नहीं थे, सामाजिक असंतोष भी कारण था। जैसे अपन ने पढ़ा स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार, खेत से लौटती हुई स्त्री की तलाशी लेना, इस तरह के। ठीक है, मारपीट करना आम बात थी, सामान निकाल के बाहर फेंक देते जागीरदार, ऐसे। तो सामाजिक असंतोष। फिर बेगार जैसे ली जाती थी, तो मेहनत तो वो करे बेचारा और उनका, कोई सम्मान है नहीं समाज के अंदर, ऐसे। ओके,
नेक्स्ट बिंदु देखते हैं अपन। नेक्स्ट बिंदु अपन देखते हैं प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन मिला। ठीक है, जैसे अपन देखेंगे कि भाई मेवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, उन्होंने किसानों की मांग का समर्थन किया। ठीक है ना, ऐसे। और किसान आंदोलन के कारण जो एक जन जागृति उत्पन्न हुई आम लोगों के अंदर, उसमें बहुत ज्यादा सफलता मिली प्रजामंडल आंदोलन को सफल बनाने के अंदर, उस कारण से। और प्रजामंडल आंदोलन का सफल होने का मतलब ये था कि लोकतंत्र की विजय हुई देशी राज्यों के अंदर। ठीक है ना, और राजतंत्र का क्या हुआ, पतन हुआ देशी राज्यों के अंदर, ऐसे। फिर नेक्स्ट बिंदु अपन जैसे देखते हैं कि पूंजीपतियों का समर्थन मिला। जैसे वेल नोन पूंजीपति कौन, जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी, सत्यनारायण सराफ बीकानेर के, खूब नारायण सराफ ये भी बीकानेर के थे। तो इन पूंजीपतियों का समर्थन भी कृषक आंदोलनों को मिला था। ठीक है, जमनालाल बजाज तो अपन वेल नोन नाम देख जानते ही हैं, गांधी जी के पांचों पुत्र। ठीक है, और राजस्थान मध्य भारत सभा का इन्होंने गठन किया ही था चांदनी चौक दिल्ली के अंदर, ऐसे। तो पूंजीपतियों का समर्थन मिला। ठीक है, और बिजली आंदोलन में तो आप पढ़ोगे जमनालाल बजाज का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। फाइनल जो समझौता हुआ 1941 का, उसको कराने के अंदर 1941 में, है ना, ये चीज है। फिर अपन नेक्स्ट में देखते हैं क्षेत्र के बाहर के लोगों का नेतृत्व, कि जो क्षेत्र था ना, जैसे मान लो बिजोली आंदोलन तो मेवाड़ में चल रहा था, वहां से बाहर के लोगों का नेतृत्व रहा, मतलब उस क्षेत्र से बाहर के लोगों का, ये बिंदु ये बिंदु ही समझने वाला है। ठीक है, क्षेत्र से बाहर से लोगों का नेतृत्व, उसमें जैसे कौन कौन है, जैसे इंपॉर्टेंट नाम जो अपन को ध्यान में रखने हैं, कि क्षेत्र से बाहर के लोगों ने, जैसे विजय सिंह पतीक उत्तर प्रदेश के थे, अपने देखा बुलंदशहर के गुडावली गांव के। हरिभाऊ उपाध्याय ये मालवा के थे, एमपी के। जमनालाल बजाज शेखावटी से मेवाड़ आए थे। भाई बिजोलिया आंदोलन तो मेवाड़ में चल रहा था ना, भाई बिजोलिया आंदोलन तो मेवाड़ में चल रहा था ना, तो मेवाड़ से बाहर के ही थे अपने जमनालाल बजाज, ऐसे। तो क्षेत्र से बाहर के लोगों ने इसके अंदर योगदान दिया। ठाकुर देशराज भरतपुर से शेखावटी के अंदर आए थे, ऐसे। तो शेखावटी के नहीं थे, भरतपुर के थे। तो बिंदु ये क्षेत्र से बाहर जहां आंदोलन चल रहा था, जिस क्षेत्र में, उससे बाहर के लोगों का नेतृत्व किसान आंदोलन को मिला, है ना। सर छोटू राम चौधरी ये पंजाब के थे, ऐसे। ठीक है, तो क्षेत्र से बाहर के लोगों का नेतृत्व, इसमें नाम अपने आंदोलन विजय सिंह पतेक यूपी, परिवार पता एमपी, जमलाल बजाज सीकर, ठाकुर देशराज भरतपुर, छोटू राम चौधरी पंजाब। समझ गए। अगला बिंदु देखते हैं, आर्य समाज दयानंद सरस्वती का सहयोग प्राप्त हुआ कृषक आंदोलन को, विशेषतः शेखावटी और बीकानेर क्षेत्र के अंदर। ठीक है, जैसे शेखावटी में अपन पढ़ते हैं कि महिला आंदोलनकारी, खासतौर पे जो जाट समुदाय में जागरूकता बहुत फैली, महिला आंदोलनकारी आए। ठीक है, फिर अभी अपन नीचे आगे पढ़ेंगे। फिर महिला शिक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान, प्रजा प्रथा का अंत हुआ। तो इसी तरह आप जैसे आप देखोगे, आप शेखावटी क्षेत्र के अंदर जाओ, वहाँ जाट कम्युनिटी से जो फीमेल्स हैं वो आपको बहुत ही ज्यादा फॉरवर्ड दिखेंगे, मतलब एजुकेशन में भी, हर क्षेत्र के अंदर। इंडियन आर्मी डिफेंस फोर्सेज में आप देखो, एयरफोर्स में पायलट वगैरह मिलेंगे, इंडियन नेवी में मिलेंगे, इंडियन आर्मी के अंदर मिलेंगी, प्रशासन में मिलेंगे, ऐसे। ठीक है, खास तौर पे मतलब जाट कम्युनिटी के अंदर शेखावटी में इसका बहुत बड़ा एक योगदान जाता है आर्य समाज को। बीकानेर के अंदर जैसे कुंभाराम आर्य, ना सरनेम से दिख रहा है आर्य समाज, इन्होंने जन जागृति फैलाई, सामाजिक समानता की बात करी, मृत्यु भोज का विरोध किया, ऐसे। तो ये था दयानंद सरस्वती का योगदान, खास तौर पे शेखावटी और बीकानेर वाले क्षेत्र में अपन को नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये देखो। फिर नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, बिंदु संख्या 8, महिलाओं का योगदान। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जैसे अपने किशोरी देवी, शेखावटी झुंझुनू, ये जो मैं बता रहा था, ये किशोरी देवी। ठीक है, झुंझुनू में। तो आर्य समाज की कार्यकर्ता थी और इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है महिलाओं में जागृति फैलाने का, खासतौर पर जाट समुदाय में, शिक्षा के प्रति, प्रजा प्रथा का अंत, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, मृत्यु भोज का विरोध करना। अंजना देवी ये कौन थी, नेक्स्ट वुमेन, रामनारायण चौधरी की पत्नी थी अंजना देवी, और ये प्रथम राजस्थानी महिला थी जिनको जेल की सजा प्राप्त हुई, जेल जाने वाली प्रथम राजस्थानी महिला अंजना देवी। नेक्स्ट अपन देखते हैं उत्तमा देवी। ठीक है, ये तीनों नामों को ध्यान रखने, किशोर, अंजना और उत्तमा। क पहला व्यंजन, ए पहला स्वर, और उत्तमा देवी। फिर कृषि संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका महिलाएं निभाती थी। भाई खेतों में ज्यादातर काम जैसे आप देखोगे महिलाएं पहले भी करती थी, आज भी करती हैं, तो इसलिए इनकी आंदोलन के अंदर सक्रिय भागीदारी ऑटोमेटिकली रह गई, ऐसे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट बिंदु अपन देखते हैं क्या, कि जातीय किसान पंचायत का बहुत ज्यादा सहयोग किसान आंदोलनों को मिला। जातीय किसान पंचायत कैसे, जैसे बिजोलिया के अपन जैसे देखते हैं अंदर धाकड़ किसान पंचायत,
बिजोलिया क्षेत्र के अंदर जो सर्वाधिक किसान थे वो किस जाति के थे? धाकड़ जाति के। इसलिए बिजोलिया में किस तरह की किसान पंचायत अपन देखने को मिलती है? धाकड़ किसान पंचायत, है ना ये। शेखावटी के अंदर अपन देखते हैं, शेखावटी के अंदर कौन सी थी? शेखावटी के अंदर जाट क्षेत्रीय किसान महासभा। तो शेखावटी के अंदर तो जाट समुदाय अपन को आज भी ज्यादा मिलता है, पहले भी था। और इसी का अपन ने नाम देखा था अभी, अंजना चौधरी, अंजना देवी, अंजना चौधरी। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अलवर के अंदर अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा, ऐसे है। ठीक है, तो यह है जातीय किसान पंचायत, धाकड़, जाट और क्षत्रिय महासभा। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं अपन समाचार पत्रों ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसान आंदोलन की सफलता में। इनमें प्रमुख कौन से अपन देखते हैं? प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर से निकलता था। बिजोलिया किसान आंदोलन की इसने प्रमुखता से खबर को छापा और बिजोलिया किसान आंदोलन को एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बनाने में सबसे बड़ा योगदान था प्रताप का, विजय सिंह पति के कहने के। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय प्रयाग से निकलता था। भारत मित्र कलकत्ता से। मराठा बाल गंगाधर तिलक द्वारा पूना से निकलता था। राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक ने निकाला वर्धा से। ठीक है ना, ये सब 1921 की बातें हैं, क्योंकि 1920 में नागपुर गए थे, नागपुर अधिवेशन में। और देखो वैसे केसरी कौन है? वैसे तो बाल गंगाधर तिलक है केसरी, और लेकिन राजस्थान के केसरी कौन हो गए? विजय सिंह पथिक। और बाल गंगाधर तिलक सहयोगी थे विजय सिंह पथिक, दोनों, मतलब विजय सिंह पथिक के सहयोगी थे बाल गंगाधर तिलक, ऐसे बोलना हो। और क्योंकि दोनों ही किस दल के थे? गर्म दल के थे। ठीक है, गर्म दल मतलब गुस्सा जल्दी आता था, कहने का मतलब ये, और बंदूक में विश्वास करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन अखबार नवीन राजस्थान, विजय सिंह पथिक अजमेर से निकला। नव संदेश, विजय सिंह पथिक अजमेर से निकला। तरुण राजस्थान, विजय सिंह पथिक अजमेर से निकला। नाम देखो कि पर्यायवाची, नवीन, नव, तरुण, ऐसे। तो पुराना राजस्थान तो चला आ रहा था, नए राजस्थान की विचारधारा किसने रखी? विजय सिंह पथिक। नवीन राजस्थान, नव संदेश, तरुण राजस्थान, ऐसे। ठीक है, तो ये समाचार पत्रों की भूमिका थी जो अपन को बिंदु के रूप में याद रखनी है। फिर नेक्स्ट विशेषता जो है कृषक आंदोलनों की, वो क्या है कि ये समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से भी ये आंदोलन प्रभावित हुए थे, है ना। समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से, जैसे प्रथम विश्व युद्ध 1919 के अंदर का अपन ने पढ़ा था, ब्रिटेन जो था ये मित्र राष्ट्रों की तरफ से, मित्र राष्ट्र अलाइज की तरफ से लड़ा था। तो भारत चूंकि कॉलोनी था ब्रिटेन की, इसलिए भारत को जो वार एक्सपेंसेस थे ब्रिटेन के, उनमें मदद करनी पड़ी, चाहे कैश में, चाहे क्लोथ्स में, टेंट वगैरह के रूप के अंदर क्लोथ, चाहे सोल्जर्स के अंदर, चाहे फूड ग्रेन्स में, अन्न में, कैसे भी मदद करनी थी, करनी भारत ने करी। जैसे महात्मा गांधी ने तो बहुत बड़ा योगदान दिया था भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती कराने के लिए। तो उनका तो टाइटल ही मिल गया था कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर नियुक्ति दिलवाने वाला व्यक्ति, महात्मा गांधी। रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917 से प्रेरणा मिली बिजोलिया आंदोलन को। 1930 की आर्थिक मंदी ने किसानों की जो दुर्दशा थी उसको और ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके कारण कृषक का संतोष और बढ़ा, और कृषक आंदोलन बिल्कुल एक तरह से परिपक्व हो गए थे फूटने के लिए, या तैयार हो गए थे विद्रोह का बिगुल जो बजना था आंदोलनों के रूप में, वो बिल्कुल तैयार हो चुका था। ठीक है, फिर ये तो मेन थी अपने जो अपन ने जैसे देखी है जो कारण थे। अब नेक्स्ट अपन जैसे देखते हैं कि इन आंदोलनों का अपन को महत्व क्या दिखाई देता है, क्या महत्व था इन आंदोलनों का, है ना। महत्व क्या था कृषक आंदोलनों का, वो अपन जैसे देखेंगे। महत्व के रूप के अंदर अपन सबसे पहला बिंदु देखते हैं कि आजादी के बाद जागीरदारी उन्मूलन की, जो जागीरदारी जो थी उसका उन्मूलन हुआ। जैसे अपन देखते हैं कि हदबंदी, कि इस हद से ज्यादा आपका जमीन नहीं होगी। चकबंदी, चकबंदी का मतलब क्या? छोटे छोटे भूमि के टुकड़े थे उन्हें चक बोलते थे। तो चकबंदी मतलब छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा भूमि का टुकड़ा बना दिया गया। ठीक है, तो आजादी के बाद जो भूमि सुधार हुए या जागीरदारी उन्मूलन, इनको अपन लैंड रिफॉर्म्स बोलते हैं। लैंड रिफॉर्म्स में एक था जागीरदारी उन्मूलन। तो उसमें हदबंदी मतलब लैंड सीलिंग, इससे ज्यादा आपके पास भूमि नहीं होगी, हद, है ना, इस हद से ज्यादा भूमि नहीं होगी। चकबंदी, चकबंदी, नसबंदी नहीं है, चकबंदी की छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों को जोड़ दिया गया, बांध दिया गया, ये थे भूमि सुधार। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं राजस्थान के छोटे कस्बों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। छोटे कस्बों में राजस्थान के, है ना, इसको अपन बोलते हैं नगरीय राष्ट्रवाद, अर्बन नेशनलिज्म। छोटे कस्बे कौन कौन से? जैसे बिजोलिया, बेगू, सीकर। अगर ये किसान आंदोलन इन क्षेत्रों में नहीं होते तो इन क्षेत्रों को तो कोई कभी जान ही नहीं पाता। फिर महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे अपन ने अभी देखा, किशोरी देवी, सीकर, अंजना चौधरी, ऐसे। ठीक है, उत्तमा देवी। तो महिला सशक्तिकरण का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान इसने दिया, खास तौर पे आर्य समाज ने। किस क्षेत्र के अंदर? बीकानेर और शेखावटी क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं जनता में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, जो प्रजामंडल के विकास में सहायक साबित हुआ और अंतिम रूप से इन
देशी रियासतों के अंदर किसकी स्थापना हुई? लोकतंत्र की स्थापना हुई। अगर किसान आंदोलन नहीं होते तो ना प्रजामंडल होता और ना ही इन राज्यों के अंदर लोकतंत्र की स्थापना होती। ठीक है, क्योंकि क्या था, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्योंकि 1947 में जो आज़ादी मिली थी ना, वो ब्रिटिश भारत को मिली थी आज़ादी। जो रियासती भारत था ना, प्रिंसली इंडिया, वो तो अभी भी गुलाम था। ठीक है, तो वो तो धीरे धीरे आज़ाद हुआ है। जैसे अपन देखते हैं कि भाई कश्मीर हुआ, ठीक है, जूनागढ़ हुआ, हैदराबाद हुआ, ये तो भाई 47 के बाद हुए हैं आज़ाद। दो तो 47 में तो आज़ादी जो मिली थी अपन को, ब्रिटिश भारत को मिली थी। जैसे अपन जैसे देखते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, ये जैसे अपने भारत का नक्शा है। ठीक है, तो भारत के नक्शे को जैसे आप जैसे देखोगे, तो भारत के नक्शे में जैसे अपन क्या पाते हैं कि जब अपने यहाँ अंग्रेज थे, तो इस भारत के अंदर दो तरह के रंग भरे जाते थे। एक तो यूं लाल भरा जाता था, और एक भरा जाता था पीला रंग, यूं पीला। ठीक है, तो पीले रंग में जो थी वो रियासतें थी। ठीक है, रियासत, जिसको अपन रजवाड़े बोलते थे, रियासत। ठीक है, खम्मा गणिजा होते थे। और लाल के अंदर जो थी, लाल रंग के अंदर ये था ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत। उसके अंदर प्रांत थे, जैसे 11 प्रांत थे, जैसे कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया इधर, ठीक है, बॉम्बे हो गया, चेन्नई हो गया, ऐसे 11 प्रांत थे। तो 1947 में आज़ादी तो अंग्रेजों से मिली थी। अंग्रेज कहाँ थे? ब्रिटिश भारत में थे, इस लाल रंग वाले भारत में। ऐसे, समझे, ये चीज थी। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, ब्रिटिश भारत में कांग्रेस के झंडे तले चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा भारत। भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था ब्रिटिश भारत में, कांग्रेस के झंडे तले ब्रिटिश भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उससे जुड़ा राजस्थान। ठीक है ना, मतलब किसान आंदोलन जुड़े, फिर प्रजामंडल आंदोलन जुड़े, तो इस बहाने राजपूताना या राजस्थान ब्रिटिश भारत में चल कांग्रेस के झंडे तले चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा राजस्थान। ऐसे, तो भारत को एक इकाई बनाने में, भारत देश को पूरा एक इकाई बनाने के अंदर इन आंदोलनों का बहुत बड़ा योगदान है। ये अपन को ध्यान में रखना है, तो ये महत्व है। ठीक है ना, अगर रियासती भारत में राजनीतिक चेतना नहीं आती कृषि आंदोलनों के कारण, तो 1947 में अपने जो छोड़ के गए थे ब्रिटिशर्स भारत इंडिया के अंदर, तो एक गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती। कभी जुड़ ही नहीं पाते ये तो, एक पाकिस्तान और बन जाता भारत के अंदर। ऐसे तो भारत के एकीकरण में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका एक तरह से इन कृषक आंदोलन ने निभाई। ठीक है, ये थे। ओके, फिर नेक्स्ट अपन बिंदु इसके अंदर आएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, ये अब यहाँ से यहाँ तक का तो सारा कॉन्सेप्ट वाली बातें थी, खासतौर मेंस में जो आती हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें तो कोई जरूरी नहीं है कि सीधी चीजें आ जाएं। कॉन्सेप्ट ही है, कई बार फैक्ट पूछ लेते हैं। जैसे पिछली बार आईएएस के अंदर, आरएस के अंदर पूछा गया था आजाद मोर्चा, जो एक नॉर्मल फैक्ट है प्रजामंडल का, जयपुर प्रजामंडल का। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें अपन को ध्यान में रखनी है फैक्ट्स के रूप में भी, जो नेक्स्ट फाइल में अपन न्यू थ्योरी के रूप में देखेंगे। ओके, ओके, तो इनका माइक्रो एक दो बार बना लो, फिर उससे रिवीजन करो, तभी याद होगा ये। ओके।